हे एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है तो अपना जो रिवीजन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाकी हमारा लेक्चर था, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 करेंगे हम। 601 से लेकर 700 तक के ईडियम्स को हम देखेंगे। 100 ईडियम आज हम कवर करेंगे, फटाफट से देखते हैं। और चीज़ें आपको पसंद आ ही रही होंगी, जैसा कि मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आ रही होगी। आपको जो हमारी एक न्यू इनिशिएटिव है, हमने एक एज ए पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया था। तो आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा आपके मतलब कमेंट से भी मुझे वैसे इतना आइडिया लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप शेयरिंग पर ध्यान रखें। चैनल को थोड़ा सा आप रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन बना रहे, वरना पाप लगेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। बाकी ये सभी चीज़ आपको पता होंगी। ये सीरीज़ हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बिल्कुल एंड फेज़ पर जिसने आज तक भी वो कैब को याद नहीं किया है, आज तक भी उसको फोबिया है, डर है, या उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया है, जैसे कि आपको पता है 2 मंथ बचे हैं, है ना। 2 महीने में आप आराम से वो कैब को कंप्लीट कवर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी की एक एक कंपाइलेशन वीडियो फटाफट से देख मारो। आपकी वो कैब मतलब बेहद कम टाइम में और कम से कम रिवीजन के साथ ख़त्म हो चुकी होगी। B1 सीरीज़ आप देख ही रहे हैं, अच्छे खासे इस पर रिव्यू ऐसे हैं कि आपको पहली बार ही वीडियो देखने पर अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं, याद रह रही हैं, है ना। मेन चीज़ है हमारा याद करना। बाकी एआई इमेज हम बहुत ज़्यादा रिलेटेबल आजकल तो वैसे भी और ज़्यादा इन्हेंस की है हमने इमेजेस को। बाकी पीडीएफ्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो आप जो हमारी पीडीएफ्स हैं वो स्पेशली इसी तरह से फ्रेम है कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा जाए। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला हमारा ईडियम है फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल वाटर्स। अब ईडियम पढ़ते ही पता लग रहा है कि आप अपने आप को ट्रबल वाटर मतलब जो समस्या जो तंग होती है ना, कोई चीज़ जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, ट्रबल वाटर कठिन परिस्थिति, डिफ़िकल्ट सिचुएशन जैसे यहाँ पर भी आया है, तो आप अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पा रहे हैं, ट्रबल वाटर में पा रहे हैं, तो मीनिंग इसका आसान हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप, इसका मीनिंग को रिलेट कर पा रहे होंगे। वैसे पुराने समय में जब नाविक शांत समुद्र में यात्रा करते थे तब सब कुछ सामान्य और सुरक्षित होता था, लेकिन जैसे जैसे लहरें तेज़ हो जाती थी तो कहीं ना कहीं समुद्र से रिलेटेड है, तूफान आ गया, लहरें तेज़ हो गई, तो वहाँ पर ट्रबल वाटर वर्ड यूज़ किया जाता था, तो वहीं से इसका ओरिजिन निकला है। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट इडियम पढ़कर भी आपको इस चीज़ की सेंस लग रही है कि ये क्या मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं हम, फाइंडिंग देयर फीट या फिर फाइंडिंग वंस फीट कर सकते हैं आप, है ना। बिगनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट, काम को समझना और आत्मविश्वास महसूस करना। ठीक है, अब फाइंडिंग देयर फीट। अब देखो, जैसे कहते हैं ना, मतलब अपने पैरों पर अब तो ये लड़का खड़ा हो गया। मान लो किसी की जॉब लगती है तो वो मतलब जिम्मेदारियां वहन करता है, कमाता है, तो हम कहते हैं वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, है ना। तो जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो खड़ा होता है, रेंगता है ना, तो चलना सीख जाता है कुल कुल मिलाकर। ठीक है, अंत में वो चलना सीख जाता है। फाइंडिंग देयर फीट का मतलब होता है पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी स्थिर, स्वतंत्र और नियंत्रित अवस्था में पहुंचना। वहीं से ही इस इडियम को निकाला गया है, ओरिजिन इसका यही है। जैसे हम कहते हैं कि ये तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जिम्मेदारियाँ अपनी वहन करने लगा, ठीक है, मतलब जिम्मेदारियों को समझने लगा। तो फाइंडिंग देयर फीट अपने पैरों को मतलब अनुभव करना या फिर पाना, है ना। फाइंडिंग की सेंस इसी सेंस में यूज़ हुआ है कि अपने पैरों पर खड़ा होने को फील करना, फाइंडिंग देयर फीट, है ना। अपने पैरों को मतलब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पैरों को ढूंढ रहा है वो ना, ऐसा नहीं है। फाइंडिंग देयर फीट ये निकला है जैसे अपने पैरों पर कोई खड़ा हो जाता है तो तब उन चीज़ को वो फील कर रहा है। ठीक है, तो अपने पैरों पर खड़ा होने को वो चीज़ फील कर रहा है, तो काम को समझना, वो आत्मविश्वास और जिम्मेदार हो गया है, आत्मविश्वास महसूस कर रहा है, कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। ठीक है, अपने काम को समझ रहा है। बिगनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो मतलब कि समझने लगा है वो चीज़ों को, और फीलिंग कॉन्फिडेंट तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, अपने पैरों पर खड़ा होना से इसको रिलेट करेंगे, है ना। फाइंडिंग देयर फीट या फिर फाइंडिंग वंस फीट। नेक्स्ट इडियम है हमारा फिनिश विद समथिंग। फिनिश विद समथिंग का मतलब होता है समाप्त करना, बी थ्रू। ठीक है, समाप्त करना। फिनिश से वैसे आप समाप्त करना को आसानी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन बी थ्रू जो ये है, वैसे थ्रू तो जैसे आपको पता ही होगा, थ्रू मतलब किसी के माध्यम से या फिर किसी के जरिए से, थ्रू हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब किसी मतलब रास्ते में जैसे हम जाते हैं ना, तो किसी के माध्यम से या किसी रास्ते में जाते हैं तो थ्रू उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर बी थ्रू, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख कर बताता हूँ, जैसे शी इज़ फाइनली थ्रू द टफ टाइम। ठीक है,
मतलब वो मतलब वो निकल चुकी है ना, वो मुश्किल दौर से निकल चुकी है। तो ये बी थ्रू उसी की सेंस में, मतलब समाप्त करना की सेंस में यूज़ हुआ है। आप फिनिश से इसको सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि फिनिश का मतलब होता है अंत या फिर सीमा। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी चरण, संबंध या आदत, काम को पूर्ण रूप से छोड़ देता है, समाप्त कर देता है, तो वहाँ पर फिनिश विथ समथिंग हम ईडियम वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बी थ्रू का मैंने आपको बता दिया, ये भी उसी सेंस में यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको नहीं ये याद रहता, कोई इशू नहीं है, केवल आप समाप्त करना को मतलब यूज़ करें, इसी को याद रखें तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं फायर इन वंस बेली। बेली क्या होता है? पेट। फायर मतलब उसमें आग लगना। ठीक है, ये कोई मतलब फिजिकल नहीं है कि जैसे हमारे पेट में आग लगती है, जलन होती है, वो नहीं है। फायर इन वंस बेली मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, मतलब कुछ हासिल करने का दृढ़ संकल्प होना। जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत उत्साहित या गुस्से में होता है तो उसे अपने पेट के भीतर गर्मी या फिर जलन का अनुभव होता है ना। जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या फिर गुस्सा आता है तो मतलब एक फीलिंग हमारे पेट में होती है थोड़ी सी। इसी शारीरिक भाव से बेली मतलब पेट में, फायर आँख का विचार बना, तो फायर इन वंस बेली का मतलब जैसे इमेज भी देख सकते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा, इसको कोई डिटर्मिनेशन, कुछ करने का दृढ़ संकल्प कि मैं ये करके हटूँगा, है ना। तो इसके पेट में वही चीज़ एज ए डिटर्मिनेशन, इसको बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प है कि ये तो मैं करके हटूँगा, तो इसके पेट में वही फायर की तरह, आग की तरह वो चीज़ पनप रही है ना। तो फायर इन वंस बेली मतलब कि किसी चीज़ ने कोई चीज़ ठान ली है, कुछ दृढ़ संकल्प कर लिया है करने के लिए, डिटर्मिनेशन उसने ले ली है कि मैं तो ये करके रहूँगा। तो फायर इन वंस बेली, पेट में आग लगना, इस उसी से रिलेट करेंगे कि कोई चीज़ के लिए दृढ़ संकल्पित होना। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं फायर द इमेजिनेशन। अब इसमें भी फायर आ रहा है, वही इमेजिनेशन मतलब टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड एक्साइटेड अबाउट इट, मतलब कि दिलचस्पी जगाना, है ना। फायर मतलब आग लगाना, उत्साह, प्रेरणा या ऊर्जा से हम रिलेट कर सकते हैं। इमेजिनेशन तो आपको पता ही होगा, यानी मन की वह शक्ति जिससे हम नई चीज़ें सोचते हैं, सपने देखते हैं, अपनी जो थिंकिंग है, रचनात्मक विचार हम जो लाते हैं, उसमें फायर मतलब उसको मतलब बढ़ावा देना, है ना। फायर का मतलब यहाँ पर उसी से रिलेट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की कल्पना शक्ति में जैसे आग लगा देना, है ना। उसे इतनी प्रेरणा देना कि वह कल्पना करने लगे, सोचने लगे, रचनात्मक बन जाए, कि वो उसको हकीकत में लाने के लिए वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। उसको फायर मतलब आग लगा देना, आग लगाने का मतलब वही भड़काने की, उसमें सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी इमेजिनेशन को भड़का देना, है ना, उसमें आग लगा देना। पीछे वैसे हमारे डोगेश भाई बोल रहे हैं, परेशान हैं बहुत देर से, तो थोड़ा सा आप उसको है ना, थोड़ा सा मैनेज करना, पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ सकती है। तो फायर द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन वही अपनी जो आपकी थिंकिंग है उसको मतलब भड़काना, उसको फायर देना। तो कहीं ना कहीं आप अपनी कल्पना शक्ति को अपना हकीकत में लाने के लिए काम करना चाह रहे हैं, एक्साइटेड हैं, है ना, चीज़ों को हकीकत में लाने के लिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो ये तो पढ़कर ही पता लग रहा है, मतलब कि पहला और फॉरमोस्ट, है ना, मतलब प्रायोरिटी, सबसे महत्वपूर्ण, हाईएस्ट प्रायोरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इजी हो जाएगा। ये दो शब्दों फर्स्ट और फॉरमोस्ट मतलब कि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके संयोजन से बना है, बाकी आप पढ़ सकते हैं तो वैसे इजी हो जाएगा ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखें, कोई चीज़ आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, फॉरमोस्ट तो हो ही जाता है, मतलब कि सबसे आगे या फिर सबसे महत्वपूर्ण। फिट लाइक ए ग्लव, अब जो ग्लव होता है हाथ में, फिट आता है टू फिट स्नगली। स्नगली का मतलब होता है आराम से या फिर सुविधा, सुविधा कह सकते हैं या फिर आराम। ठीक है, आराम से आपके हाथ में जैसे फिट आ जाता है, तो ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से फिट होना इसका मीनिंग बन जाएगा। दस्ताने होते हैं ग्लव, उच्च वर्ग में फैशन और पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। दस्तानों को इस तरह से बनाया जाता है कि वह हाथों में एकदम सटीक बैठे, ना वे ढीले और ना बहुत ज़्यादा तंग। जब कोई दस्ताना किसी के हाथ में बिल्कुल सही बैठता है तो उसे फिट लाइक ए ग्लव कहा जाता है। धीरे धीरे वो हमारे मतलब ह्यूमंस के उसमें डेली यूज़ में आने लगा, किसी भी चीज़ के लिए होने लगा, हर चीज़ के लिए हम फिट लाइक ए ग्लव वर्ड ईडियम को यूज़ करने लगे। मतलब कि कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, कोई उद्देश्य के लिए बिल्कुल चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, उपयुक्त हो। तो मेरे हिसाब से आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ग्लव्स होते हैं वे बिल्कुल फिट आते हैं, तो कोई चीज़, कोई बंदा या कोई भी वस्तु हमारे लिए किसी मतलब जब फिट होती है तो इस ईडियम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ईडियम हमारा है फ्लैश इन द पैन। अब ये एक गन होती है, गन का नाम है फ्लिंट लॉक मस्कट। ये गन होती है, आपने कहीं ना कहीं ये पुराने ज़माने में गेम्स में, जो पुराने गेम्स थे उसमें भी काफ़ी यूज़ होती थी। फ्लैश इन द पैन, समवन और समथिंग हुज सक्सेस और पॉपुलैरिटी इज़ शॉर्ट लिव्ड, समथिंग दैट इज़ अनलाइकली टू बी रिपीटेड एंड इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर अचीवमेंट और सक्सेस।
मतलब क्या हुआ, मतलब कि समवन और समथिंग हु सक्सेस, मतलब जिसकी सक्सेस या फिर जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो बहुत थोड़े समय के लिए रहे, शॉर्ट लिव्ड, है ना, जैसे क्षणिक सफलता यहाँ पर भी है। समथिंग दैट इज़ अनलाइकली टू बी रिपीटेड, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो दोबारा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, अनलाइकली मतलब उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर अचीवमेंट और सक्सेस, मतलब कि फ्यूचर की सफलता का वो संकेत नहीं देती, इंडिकेशन नहीं करती है कि फ्यूचर में कोई चीज़ होगी। तो कोई ना कोई बहुत क्षणिक कुछ समय की, थोड़े ही समय की सफलता है और वो परमानेंट नहीं टिकेगी, ठीक है। अब देखो बना कहाँ से है, फ्लैश इन द पेन, मतलब जो फ्लैश है कोई पेन है कोई चीज़, तो ये मतलब फ्लिंट लॉक मस्कट है, बंदूक, उसी से रिलेटेड है। देखते हैं क्या है कैसे है। बंदूक थी, इसका जो बंदूक को जब चलाया जाता था इसके लिए एक पेन में बारूद जलाना होता था। अब मान लो जैसे ये है फ्लिंट लॉक मस्कट बंदूक, इसमें जो एक पेन लगा हुआ है यहाँ पर, कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसमें जो है ना, जब बंदूक के पेन में बारूद जल उठता था, उसमें बारूद जलाना होता था, उसके बाद जब वो जल उठता था तो गोली चल जाती थी। लेकिन जब गोली नहीं चलती थी तो एक नाकाम कोशिश माना जाता था, यानी कि धुआं तो उठा लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला, ठीक है। इसी से मुहावरा ये बन गया, इडियम बन गया, फ्लैश इन द पैन, मतलब कि फ्लैश हुआ, वो मतलब चली नहीं है, केवल फ्लैश हुआ। फ्लैश मतलब लाइट, कोई मतलब फ्लैश हो जाना, जल जाना कोई चीज़। लाइट मतलब जैसे हमारी फ्लैश नहीं जलती, मतलब कैमरे में फ़ोन के, तो कोई चमक है जो क्षणिक है और जिसका कोई सार्थक परिणाम न निकले, ठीक है, क्षणिक सफलता है, ठीक है। खाली फ्लैश हुआ है, फ्लैश इन द पेन। ये पेन आप जो किचन में पेन होता है उससे रिलेट मत करें, ये फ्लिंट लॉक मस्कट एक गन होती है उसका पेन है, ठीक है। इसमें पेन बोलते थे इसको, कोई भी, वैसे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी इसमें एक पार्ट को पेन मान सकते हैं, ठीक है। अब पेन में उसमें एक जैसे ये फ्लैश है, मतलब कि उसमें चिंगारी जली, एक फ्लैश जली, लेकिन बंदूक नहीं चली, है ना, तो क्षणिक सफलता हो जाएगी। आपको लगा कि गोली चल गई है क्योंकि फ्लैश हुआ है, लेकिन वो कायदे में गोली नहीं चली, तो क्षणिक सफलता हो जाएगा, मतलब कि कोई चीज़ नहीं चली, फ्यूचर में आप उससे कोई कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, ना ही वो गोली चली, ठीक है। तो इस तरह से फ्लैश इन द पेन को आप रिलेट करेंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा ये है फ्ली मार्केट। अब ये फ्ली मार्केट ए प्लेस वेयर एंटीक एंड सेकेंड हैंड गुड्स आर सोल्ड, कबाड़ी बाज़ार, लेकिन ये कबाड़ी बाज़ार नहीं है, मतलब आप थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पर यूज्ड जो मटेरियल होता है उसको बेचा जाता है। जैसे काफ़ी सारे मार्केट हैं, दिल्ली में भी काफ़ी फेमस मार्केट है, सुना जाता है वहाँ पर यूज्ड मतलब आइटम बहुत सस्ते में बेचे जाते हैं, तो ऐसी जगह को आप फ्ली मार्केट कह सकते हैं। कबाड़ी बाज़ार कहना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो देखते हैं फ्ली मार्केट का मतलब ओरिजिन क्या है, मतलब फ्रांस से रिलेटेड है, पुराना बाज़ार था ये जो भी था, है ना, मतलब फ्रांसीसी वर्ड है, तो आप केवल इतना रखें कि हाँ फ्रांस से रिलेटेड है। उसका मतलब होता था पिस्सुओं वाला, जो ये पिस्सू नहीं होते मतलब फ्ली होते हैं, उसका बाज़ार, ठीक है। 19वीं सदी में पेरिस के उपनगरीय क्षेत्रों में एक ऐसा बाज़ार था जहाँ लोग पुराने इस्तेमाल किए गए कपड़े, फर्नीचर और वस्तु बेचते थे, इस वाले बाज़ार में, है ना। ये चीज़ें अक्सर इतनी पुरानी होती थी कि माना जाता था इसमें जो फ्ली होते हैं, पिस्सू होते हैं, वो हो सकते हैं, ठीक है, जो कि गंदगी या जानवरों के संपर्क से आते हैं। इसी कारण इस बाज़ार को फ्ली मार्केट कहा जाने लगा और फ्रांस में इसको ये बोलते हैं, है ना, पिस्सुओं वाला बाज़ार। जब यह विचार बाज़ार शैली अमेरिका और इंग्लैंड में पहुंची तो लोग इसे फ्ली मार्केट कहने लगे। वैसे ये भी फ्ली मार्केट ही है, लेकिन ये फ्रांसीसी है। धीरे धीरे ये शब्द लोकप्रिय हो गया और पूरी दुनिया में फ्ली मार्केट के रूप में ये फेमस हो गया, ठीक है, जहाँ जहाँ पर सस्ती, पुरानी या फिर सेकेंड हैंड वस्तुएं बेची जा रही हों। कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना है, फ्ली होती है मतलब पिस्सू होते हैं, ये एक मतलब जो फ्ली है ये जैसे मक्खी नहीं होती ऐसे ही होते हैं, जो मतलब गंदगी या फिर जो बेकार चीज़ें होती हैं, जानवरों से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, उससे आते हैं। तो एक बाज़ार था, वहाँ पर पुरानी वस्तुएं बेची जाती थी, तो वहाँ पर फ्ली होते थे उनमें, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो फ्ली मार्केट वहीं से बन गया, वहाँ पर पुरानी चीज़ें आती थी, फ्रांस में बेची जाती थी, और पुरानी चीज़ें मतलब सेकेंड हैंड चीज़ें होती थी तो उसमें फ्ली निकलते थे। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, फ्ली मार्केट जहाँ पर पुरानी सेकेंड हैंड चीज़ें बेची जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं हमारा फ्लैक्स वंस मसल्स। जिम में सभी लोग करते हैं, अपनी मसल्स को फ्लैक्स करते हैं, दिखाते हैं कि देखो आज मेरी इतनी बॉडी बन गई, मज़ा आ रहा है, सब यही करते हैं जिम में, ठीक है। गिव और मेक ए शो ऑफ वन स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदर्शन करना, समझ ही गए होंगे आप, इडियम इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, बाकी पढ़कर डायरेक्ट पता लग रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा फ्लाई इनटू ए रेज या फिर पैशन। मीनिंग हो जाएगा टू बिकम एक्सट्रीमली एंगर, यानी कि आंख बबूला होना, अति क्रोधित होना। अब देखो
फ्लाई मतलब कि जो फ्लाई शब्द का प्रयोग अचानक और तेज़ गति से किसी मानसिक अवस्था में पहुंचने के लिए यूज़ होता है यहाँ पर, किसी भाव या फिर मूड में अचानक पहुंच जाना, ठीक है। और रेज तो होता ही है क्रोध या फिर उग्रता, जब कोई व्यक्ति बिना चेतावनी के बहुत गुस्सा हो जाता है ना, तो उसे कहा गया है कि वह उड़कर क्रोध में चला गया है। मतलब एक इस पॉइंट से एक नॉर्मल था वो और यहाँ पर आ गया, ठीक है। फ्लाई इनटू ए रेज मतलब वो क्रोध में चला गया उड़कर एकदम से, यानी एकदम अचानक और तीव्र प्रक्रिया। पैशन शब्द पहले के समय में केवल प्रेम उत्साह से अलग भी कुछ चीज़ें दर्शाता था, जो कि है गहरी और तीव्र भावनाएं, जैसे कि गुस्सा हो गया, दुख हो गया, उत्साह हो गया, ये सभी मतलब कि पैशन में शामिल थे। तो फ्लाई इनटू ए पैशन का मीनिंग भी यही हो गया, मतलब कि गुस्से या फिर बहुत भावुक प्रतिक्रिया की ओर संकेत आप कर रहे हैं, एकदम आप मतलब गुस्से में या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग की तरफ आप बढ़ चुके हैं तुरंत एकदम, है ना, बहुत कम समय में। तो फ्लाई इनटू ए रेज और पैशन से आपको रिलेट करें, पैशन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन पैशन को आप मतलब फीलिंग से, है ना, कोई गुस्से की भावना है, कोई फीलिंग है, उससे रिलेट करेंगे तो फ्लाई इनटू ए रेज तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, समझ में आ ही जाएगा। बाकी फ्लाई इनटू ए पैशन थोड़ा सा आप इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं। फ्लाई इनटू ए पैशन मतलब कि आप किसी फीलिंग में, किसी गुस्से वाली फीलिंग में एकदम से मतलब उड़कर वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आंख बबूला होना और अति क्रोधित होना, आप इसमें मतलब मीनिंग तक आसानी से पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है फ्लाई ऑफ एट ए टेंजेंट। टेंजेंट आपको पता होगी मीनिंग हो जाता है इसका स्टार्ट्स डिस्कसिंग समथिंग इरिलेवेंट, मतलब कि कोई असंगत बात, मुद्दे से भटक जाना। चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली मतलब आपका जो एक पॉइंट था उसके वहाँ से हटकर उसके इधर उधर बात करना। ज्योमेट्री से रिलेटेड है टेंजेंट, आपको सबको पता ही होगी, जो सर्किल में केवल एक बिंदु से खींची जा सकती है और फिर उस बिंदु से अलग दिशा में आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए कोई वस्तु वृत्त के अंदर घूम रही है, जैसे यही है, मतलब इसको जैसे टेंजेंट बनानी थी लेकिन ये इधर को चली गई, ठीक है। मतलब ये पॉइंट यहाँ पर जाकर एक टेंजेंट बनाता था, लेकिन एक ये अलग दिशा में बढ़ चुका है, तो अलग दिशा में उड़ जाता है, मतलब कि वो मतलब जो विषय है, मेन पॉइंट है, वहाँ से उसका मतलब भटक गया है, वो मुद्दे से भटक गया है। तो फ्लाई ऑफ एट ए टेंजेंट, ऑफ जो है अलगाव को शो करता है और फ्लाई तो आप रिलेट कर ही सकते हैं, मतलब कहीं किसी तक पहुंचना, और ऑफ एट ए टेंजेंट तो ये आप रिलेट कर सकते हैं कि जो टेंजेंट होती है उससे कोई चीज़ दूर जा रही है, तो ये इमेज आप मतलब एक बार देखकर भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं ये जो बंदा है, ये मतलब ये जो इसका मेन पॉइंट है, यहाँ से ये भटक गया है, मतलब ये घूम कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं, इस इमेज से भी आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि ये मुद्दे से भटक रहे हैं, टेंजेंट से ये चीज़ भटक गई है। नेक्स्ट इडियम है हमारा फ्लाई द नेस्ट। अब फ्लाई भी पता है आपको, नेस्ट भी पता है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। चिल्ड्रन लिविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन देयर ओन, मतलब कि अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के होम से मतलब वे अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वे दूर जा रहे हैं, फ्लाई द नेस्ट। तो वो ही इसमें सेंस निहित करती है कि जैसे ये है, मतलब कि नेस्ट है, इसी ये दूर उड़कर मतलब अपना अब ये इंडिपेंडेंट हो गई है, मतलब कि स्वतंत्र दूर जा रही है। जब पक्षी के बच्चे छोटे होते हैं तो वे घोंसले नेस्ट में रहते हैं और माता पिता उनका लालन पोषण करते हैं। जब वे उड़ने लायक हो जाते हैं तो वे अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, मतलब कि फ्लाई द नेस्ट करते हैं। ईजी हो जाएगा, पढ़कर डायरेक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा फ्लाई हाई। अब फ्लाइंग हाई का मतलब हो जाता है वेरी सक्सेसफुल, ऊंची उड़ान भरना, जैसे कहते हैं ना, इसने तो मतलब उड़ान भर दी। अब देख भी सकते हैं आप, मतलब अचीवमेंट, मतलब ये प्रोग्रेस कितना बहुत ज़्यादा, मतलब इसने अचीवमेंट हासिल की है, मतलब बहुत ज़्यादा सफल हो चुकी है और उल्लासित हो चुकी है, ऊंची उड़ान भर ली है, सक्सेसफुल हो गई है। जब हवाई जहाज़ और अन्य उड़ने वाली चीज़ें जब उनके लिए इंसानों में आकर्षण बढ़ रहा था, तो हाई यानी कि ऊंचाई और फ्लाइंग यानी कि उड़ान, जब ये दोनों शब्द एक साथ प्रयोग हुए तो ये सफलता और स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए, ठीक है। जब कोई व्यक्ति संगठन अपने जीवन में किसी क्षेत्र में तेज़ी से उन्नति करता है तो फ्लाइंग हाई, आप इसको भी डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत देगा। फ्लाइंग हाई मतलब कि कोई चीज़ बहुत मतलब इंसानों के सेंस में, ह्यूमंस के सेंस में आपको रिलेट करना है इसको। कोई चीज़ मतलब कि बहुत तेज़ी से उड़ रही है, मतलब कि उसने अब तो आसमान छू लिया, है ना, ऊँची उड़ान भरना, वेरी सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, मतलब कि सडनली बिकम एंगेज या फिर टू लूज वंस टेम्पर, मतलब कि आंख बबूला होना। अब देखो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, अब जो हैंडल की बात हो रही है ये है कुल्हाड़ी का हैंडल। अब इसका जो उद्गम है, इसका ओरिजिन है लकड़ी के औजारों, जैसे विशेषकर कुल्हाड़ी एक्स जो होता है उससे इसका रिलेशन है। उस समय कुल्हाड़ी का जो लोहे का ब्लेड होता है, लकड़ी के हैंडल
जो दस्ता होता है उस पर मजबूती से जब नहीं जड़ा होता था, ठीक है। जब कुल्हाड़ी तेज़ी से चलाई जाती थी तो कभी कभी उसका ब्लेड हैंडल से अलग होकर उड़ जाता था। यह एक खतरनाक स्थिति होती थी, जैसे कि कोई अचानक नियंत्रण खो दे। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति अचानक अपना आपा खो दे तो वो गुस्से में आ जाएगा, आंख बबूला हो जाएगा, अपना टेम्पर, अपना मतलब सेंस खो देगा बिल्कुल। जैसे ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इमेज है, मतलब ये यहाँ पर मार रहा था, है ना, कुल्हाड़ी को। अब इसका जो ये लोहे का इसका जो एक हैंडल होता है, हैंडल इसके हाथ में रह गया और इसका जो औजार है, मेन औजार है ना, ये उड़कर चला गया। तो कहीं ना कहीं एकदम मतलब पैनिक कर जाएगा कि कहीं इसके ना लग जाए, कहीं और ना लग जाए। तो कहीं ना कहीं ये एंगेज हो जाएगा, एकदम गुस्सा हो जाएगा। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, मार ये यहाँ पर रहा है और वो निकल कर मतलब दूर जाकर पड़ा। तो ये चीज़ें एकदम होगी और वो मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो सकता है इस चीज़ में। अपना अपना जो इसका सेंस है, अपनी एक कहते हैं ना अपना टेम्पर, अपना जो इसका स्वभाव है वो मतलब इसका बिगड़ सकता है। इसका मतलब गुस्सा आ सकता है इसको, एकदम अचानक चीज़ें हो गई, है ना। तो एकदम पैनिक तो कर ही जाता है आदमी, अगर मतलब कुल्हाड़ी आप कहीं मार रहे हैं और उसका मतलब आगे का ये निकल कर दूर जाकर पड़े, किसी को लग भी सकता है, तो आप एकदम से गुस्से में आ जाएंगे, एकदम आप पैनिक कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा फॉलो हिज नोज। अब टू गो स्ट्रेट अहेड मतलब नाक की सीध में चलना, हिंदी में भी कहते हैं, मतलब कि नाक की सीध में चलो, मतलब कि सीधा चलो, ठीक है, नाक की सीध में सीधे चले जाओ। जैसे शिकारी अपने जो शिकारी कुत्ते हैं उनको निर्देश देते थे कि वे अपनी सूंघने की शक्ति, नोज़ के आधार पर शिकार का पीछा करें, ठीक है। जैसे कुत्ते सूंघने की शक्ति होती है ना नोज़ से, नोज़ अपनी नाक से वे मतलब सूंघ कर चीज़ों को मतलब बिल्कुल सीधा जाते हैं। ऐसे ही फॉलो हिज नोज़ को मतलब रिलेट किया गया टू गो स्ट्रेट अहेड, मतलब कि नाक की सीध में चलना। हिंदी से भी आप डायरेक्ट इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा फॉलो सूट। अब मीनिंग हो जाता है टू डू एज अदर हैव डन, अनुकरण करना। अब देखो इसकी जो हिस्ट्री है, ये जो कार्ड गेम होते हैं ना, ताश के खेल, उससे हुई है। अब जैसे ताश के खेल में सूट जो होते हैं उसका मतलब होता है ताश का कोई एक प्रकार होना, जैसे स्पेड हो सकता है, हार्ट हो सकता है, डायमंड, क्लब, ये सभी होते हैं, आपको पता ही होंगे। खेल के नियमों के अनुसार यदि कोई खिलाड़ी किसी खास सूट की एक चाल चलता है, कार्ड खेलता है, तो बाकी को भी उसको फॉलो करना होता है। तो वहीं से ये बन जाता है फॉलो सूट। मतलब जैसे हार्ट किसी ने डाला तो सभी को हार्ट चलना पड़ेगा अगर उनके पास है, ठीक है। तो फॉलो सूट आप यहाँ से रिलेट करेंगे, इडियम आपका हो जाएगा मतलब कि अनुकरण करना। फॉलो आ रहा है तो आप उस वैसे भी थोड़ा सा आइडिया लगा कर सकते हैं। फुट द बिल मतलब कि टू पे फॉर समथिंग, पे फॉर एवरीथिंग, मतलब कि हिसाब चुकाना, किसी चीज़ का हिसाब करना। पुराने समय में जब होटल, सराय या फिर दुकानों में ग्राहक चीज़ें खरीदते थे, सेवाएं लेते थे, तो हर वस्तु या सेवा की कीमत एक लिस्ट में ऊपर से नीचे क्रमवार लिखी होती थी। जैसे आज भी वही होता है बेसिकली, ये थोड़ा हिस्ट्री की उसमें है, क्योंकि पहले भी ये चीज़ होती थी, आज भी होती है। अंत में सबसे नीचे जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 मतलब कई सारे उसमें खर्चे लिखे हैं, और एंड में यहाँ पर उसका टोटल लिखा है, सम लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी है, अंत में सबसे नीचे यानी फुट जो उसका एंडिंग पॉइंट है, वहाँ पर टोटल राशि लिखी जाती थी। उस व्यक्ति से उम्मीद की जाती थी कि वह पूरे बिल का भुगतान करे, यानी कि ही विल फुट द बिल। अब फुट शब्द ही क्यों आया है कोई पूछने लगे, तो वो इसलिए आया है क्योंकि अकाउंटिंग में फुटिंग ए कॉलम एक टर्म होती है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सभी आंकड़ों को जोड़कर नीचे की ओर लिख देना, टोटल सभी चीज़ को लिख देना। तो फुट द बिल का अर्थ हुआ मतलब कि जो कुल राशि है उसका भुगतान करना, ठीक है। जैसे देख सकते हैं काफ़ी सारे इसके खर्चे हैं और एंड में ये इसका टोटल अमाउंट आया, तो कहीं ना कहीं इसको पूरा का पूरा हिसाब करना है। टू पे फॉर समथिंग, ठीक है, या फिर पे फॉर एवरीथिंग, हिसाब चुकाना कुल मिलाकर, है ना। फुट द बिल क्योंकि अकाउंटिंग से आया है तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो टोटल बिल है उसका पूरा का पूरा हिसाब करना पड़ेगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं फॉर बेटर और वर्स। पढ़कर ही पता लग रहा है कोई मतलब अच्छे के लिए और बुरे के लिए। तो हर परिस्थिति में इसका मीनिंग हो जाएगा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इंग्लैंड और यूरोप में जो चर्च विवाह समारोह में यह वाक्यांश जो है नियमित रूप से बोला जाता था। परंपरागत ईसाई विवाह वचनों में दूल्हा दुल्हन कहते थे टू हैव एंड टू होल्ड फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड, फॉर बेटर, फॉर वर्स, फॉर रिचर और फॉर पुअरर, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। तो इसमें जो आता था फॉर बेटर और फॉर वर्स मतलब कि हर परिस्थिति में हम साथ रहेंगे, ठीक है, कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहेंगे हर हाल में, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे। वैसे एक और इडियम है इसमें आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि फॉर गुड की मतलब फॉर वर्स और फॉर बेटर, फॉर वर्स और फॉर गुड, ठीक है। फॉर गुड को भी इसमें रिलेट कर सकते हैं मतलब कि हमेशा के लिए, ठीक है।
यहाँ पर अच्छे और बुरे के लिए मतलब अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब कि हर परिस्थिति में। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे कि ये मतलब जैसे हमारे यहाँ वचन होते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह की लाइनें बोली जाती थी। ऐसे ही फॉर गुड बोला जाता था, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं कि उस उन्हीं वचन में उन्हीं लाइनों में फॉर गुड भी बोला जाता था, जिसका मतलब होता था कि हम परमानेंट साथ रहेंगे, ठीक है, फॉर एवर, सदा के लिए रहेंगे। वैसे ओल्ड इंग्लिश में जैसे ये फॉर गुड है, ठीक है, इसका जो अर्थ होता था किसी की भले के लिए, भलाई के लिए, आज भी गुड मतलब भला, अच्छा की सेंस में यूज़ होता है। तो जैसे कहते हैं ना फॉर द गुड ऑफ ऑल, मतलब कि सभी की भलाई के लिए। लेकिन ये जो भलाई है इसको आपको परमानेंट से रिलेट करना है। ये तो मतलब इसका एक तो नॉर्मल मीनिंग है, लेकिन जब इसमें फॉर लग जाता है फॉर गुड, मतलब कि परमानेंटली किसी के मतलब परमानेंट की, सदा के लिए बात हो रही है, आपको इस तरह से रिलेट करना है। अगर आप गुड से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई मतलब इशू लग रहा है, तो इसको स्टार मार्क कर सकते हैं कि भाई फॉर गुड। वैसे तो आप इसी से रिलेट करें, अगर आप डायरेक्ट फॉर बेटर, फॉर वर्स, फॉर गुड आप यहीं लिख लें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा, है ना। अच्छे के लिए, बुरे के लिए, बुरे में, अच्छे में, और मतलब फॉर गुड मतलब कि हमेशा, है ना, हम साथ रहेंगे। इस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे। पुरानी उसमें जाओगे तो थोड़ा सा भलाई की सेंस में ये चीज़ यूज़ होगी, फॉर द गुड ऑफ ऑल, मतलब कि सभी की भलाई के लिए। कोई चीज़ परमानेंट हो रही है, इस तरह से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इडियम फॉर कीप्स, मतलब कि फॉर एवर, हमेशा के लिए, सदा के लिए। फॉर कीप मुहावरे की उत्पत्ति अंग्रेजी में बच्चों के खेलों जैसे मार्बल्स होते हैं ना, उससे जुड़ी है। जैसे खेल है ना, जैसे हम कंचे खेलते हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती थी, फॉर फन, जब मज़े के लिए है, मान लो ये जीत गई, सारे कंचे इसके हो गए, लेकिन इसने फिर एंड में चीज़ें इसको दे दी। फॉर कीप्स इसमें होता था, मान लो जो ये जितने कंचे जीती वो फिर रख लेती थी, जो जीतता था वह कंचे अपने पास रख लेता था, यानी खेल पक्के तौर पर होता था, हारने वाला कंचे खो देता था। तो फॉर कीप्स मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए, सदैव के लिए वो कंचे रख लिए जाते थे, ठीक है। इस तरह से याद होता है, ठीक है, वरना उसी शादी में उसको ऐड कर दें, है ना। फॉर वर्स, फॉर बेटर, फॉर मतलब फॉर गुड, फॉर कीप्स मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए, सभी आप उसी इनके अंग्रेजों के मतलब आप वचन बना सकते हैं कि मतलब इनके जैसे हमारे यहाँ फेरे होते हैं, वचन लिए जाते हैं, तो ऐसे ही ये भी इनके में भी फॉर कीप्स, फॉर गुड, फॉर वर्ड्स, फॉर बेटर, ये सभी आप इनको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए, सदैव के लिए। वैसे कंचे जो मार्बल्स होते हैं वहाँ से ये इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा फॉर ऑल टाइम सेक, बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, भावुक कारणों से, ठीक है। डायरेक्ट वैसे पढ़कर भी पता लग रहा है ऑल टाइम सेक मतलब कि कोई पुरानी बातें हैं आपकी मेमोरी में, जो बहुत पुरानी कुछ चीज़ आप रिलेट करते हैं, तो उसके वास्ते से, है ना, उसके कारण से, तो भावुक कारणों से कहीं ना कहीं आपकी जो मेमोरी है वो आपको मतलब मेंटली थोड़ा सा जो आपकी इमोशन है उससे रिलेट करेगी। फॉर ऑल टाइम से एक मुहावरे की जड़ें स्कॉटिश साहित्य और लोकगीतों में मिलती है। वहाँ पर ये जो भी है, ठीक है, क्योंकि इस स्कॉटिश है तो मतलब पढ़कर इसका कुछ ना कुछ मतलब अलग ही इसकी प्रोनाउंसिएशन निकलेगी। इसका मतलब होता था बीते दिनों की खातिर या फिर पुराने समय की याद में। यह कोई एक गीत था, नए साल की पूर्व संध्या जो न्यू ईयर्स की ईव होती है उसमें गाया जाता है, यानी पुरानी दोस्ती, संबंध या यादों के लिए कोई भावनात्मक कार्य करना, ठीक है। तो ऑल टाइम को इसमें रिलेट करेंगे, मतलब कि आप जो आपके पुराने समय की कोई मेमोरी है उसके कारण से, उसके वास्ते से आप कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग यही निकल रहा है। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं फॉर्टिविंग्स, मतलब कि शॉर्ट नैप, स्लीप और स्लीप ड्यूरिंग द डे, मतलब कि झपकी, ठीक है। 40 विंग्स, अब विंग्स होता है पलक झपकाना, ठीक है। अब 40 मतलब 40 बार आपने पलक झपकाई है, 40 बार आपने पलक झपका रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मतलब शॉर्ट कोई नैप ले रहे हो, छोटी झपकी ले रहे हो। अब सीधी सी बात है, अगर आप सोओगे डायरेक्ट तो उसमें पलक तो झपकाओगे नहीं। अब आपकी बार बार पलकें झपकी जा रही हैं, 40 बार आपकी पलकें झपक गई हैं, तो कहीं ना कहीं आप छोटी नींद ले चुके हैं, जैसे ये भाई साहब ले रहे हैं, ठीक है। विंग्स का मतलब होता है पलक झपकना, अब झपकी हल्की नींद होता है यहाँ पर, ठीक है। अब 40 जो है इसको आप ले सकते हैं, प्रतीकात्मक भी ले सकते हैं, ठीक है, गणनात्मक भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब कि नंबर्स भी मतलब नंबर्स की फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं कि 40 बार किसी की पलकें झपकी हैं। केवल यह दिखाने के लिए जोड़ा गया है कि व्यक्ति ने कुछ समय के लिए आराम किया है, न कि लंबी नींद ली। 40 विंग्स का शाब्दिक अर्थ मतलब अगर आप डायरेक्ट इसके उस पर जाएँ तो 40 बार पलकें झपकना, यानी कि थोड़ी देर के लिए कोई बंदा सो चुका है ना, झपकी ले लिया, वो डायरेक्ट नहीं सोया है। डायरेक्ट सोएगा तो मतलब झपकी लेने का मतलब ही नहीं बनता, है ना। विंग मतलब ये पलक झपकती है, उसका नहीं मतलब बनता, वो डायरेक्ट मतलब सोएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा फाइट या फिर फॉट टू द बिटर एंड, कह सकते हैं
कैरिड ऑन ए कंटेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि परिणाम की परवाह किए बिना अंत तक लड़ते रहना। कैरिड ऑन मतलब कैरी ऑन कहते हैं, मतलब कि लगे रहना कोई कंटेस्ट में, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि आपको परिणाम की परवाह नहीं है, आप लगे जा रहे हैं। अब देखो बिटर एंड यहाँ पर आया है जहाज़ों पर, जहाज़ से ही रिलेटेड है, मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब मोस्टली जो ईडियम है वो जहाज़ों से ही निकल कर आए हैं, ठीक है। जहाज़ों पर रस्सियाँ बांधने के लिए बिट्स नामक दो धातुओं की खंबे नुमा संरचनाएँ होती थी, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इनको बिट्स कहते थे। जब कोई रस्सी पूरी तरह से खींच जाती थी और अंत में वो केवल बिट से बंधी होती थी, है ना, जैसे हम देख सकते हैं ये इसके ऊपर गोल 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 ऐसे बंधी रहती है, लेकिन जब इसको खींच लिया जाता है पूरा का पूरा तो वो केवल और केवल इससे बंधी मिलती है, कुल मिलाकर रस्सी पूरी खींच ली है, तो उसे कहते थे बिटर एंड, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पर, जब कोई रस्सी पूरी तरह से खींच जाती थी और अंत में वो केवल बिट से बंधी होती थी तो उसे कहते थे बिटर एंड, यानी कि रस्सी का आखिरी सिरा जो बंधा हुआ है वो अब केवल बिट से बंधा हुआ है, अब उसमें कोई भी रस्सी आगे के लिए मतलब खींचने के लिए या फिर मतलब यूज़ के लिए नहीं बची है। जब रस्सी पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाए और रस्सी आगे न बचे तो यही होता था टू द बिटर एंड, मतलब कि धीरे धीरे इसका प्रयोग युद्ध संघर्ष जिद में आने लगा। अब इसका अर्थ हो गया बिना हार माने अंत तक लड़ना, चाहे परिणाम कितना भी खराब क्यों न हो, ठीक है। फाइट टू द बिटर एंड। अब मान लो जैसे इसमें रस्सी बंधी है, ठीक है, अब इसका यूज़ हो रहा है किसी फाइट में, ठीक है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसको निकाल कर, ठीक है। यहाँ पर कुछ मतलब कुछ रिलेट कर रहे हैं इस दूसरी शिप से, यहाँ पर लड़ाई बजी है। अब वो आप कब तक लड़ेंगे, जब तक यहाँ पर रस्सी आपकी पूरी यूज़ ना हो जाए, है ना। फाइट फॉर द बिटर एंड मतलब कि ये बिट ना दिख जाए, ठीक है, इसकी एंडिंग ना आ जाए रस्सी की, तो फाइट फॉर द बिटर एंड आपको इसी तरह से रिलेट करना है, मतलब कि लड़ते रहना जब तक आपका बिट ना आ जाए, है ना, बिट ना दिखने लगे, तो परिणाम की परिवाह किए बिना अंत तक लड़ते रहना इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा फाउल प्ले। तो ये तो फाउल आ रहा है, आप डायरेक्ट इसको रिलेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो रूल्स है रेगुलेशन है उसका आपने उल्लंघन किया है, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर किया है, आप पढ़ सकते हैं, इडियम इजी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। ये भी आप थोड़ा सा अगर सेंस लगाएं तो चारों कोनों से, मतलब कि दुनिया के सभी हिस्सों से, फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पुराने समय में दुनिया को चौकोर नक्शे की तरह देखा जाता था, मतलब कि चारों दिशाओं में, और चारों दिशाओं में चार कॉर्नर्स की बात हो रही है तो इसका मतलब हो गया था पूरी दुनिया में कहीं से भी। इडियम इजी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा फ्रॉम फार एंड वाइड। अब दोनों ही ये जो वर्ड हैं ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फार मतलब कि बहुत दूर से, और वाइड मतलब कि चौड़ा, ठीक है। फ्रॉम ऑल डायरेक्शन हो जाएगा सभी दिशाओं से। यह मुहावरा मूल रूप से यात्रा और खोजों के समय विकसित हुआ था, जब लोग विभिन्न स्थानों से व्यापार, धार्मिक तीर्थ यात्रा और अध्ययन के लिए लंबी यात्राएं करते थे। फार एंड वाइड दोनों ही दूरी को दर्शाते हैं, जब ये साथ में आते हैं तो यह और भी ज़्यादा व्यापकता और विविधता को दर्शाते हैं। जब साथ मिल गए तो इनका जो मतलब एक कहते हैं ना कि इसका जुरिस्डिक्शन कितनी हो जाती है, तो इनकी बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है, इनमें विविधता आ जाती है, बहुत बहुत मतलब वाइड लेवल पर चीज़ें ये रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सभी दिशाओं से। फ्रॉम फार एंड वाइड, फ्रॉम फार जैसे देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर दुनिया का अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग को, ये अलग को, तो चारों तरफ से हमेशा मतलब यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मतलब कि सभी दिशाओं से लोग आ रहे हैं, बहुत दूरी से आ रहे हैं और बहुत चौड़े मतलब कि विस्तृत वाइड एरिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये भी देख सकते हैं आप। इस तरह से भी आप कोई भी इमेज को रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि सभी दिशाओं से। नेक्स्ट इडियम है हमारा फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। अब रैग्स का मतलब होता है मतलब कि फटे पुराने कपड़े से अमीरी तक पहुंचना। रैग्स फटे पुराने कपड़े, इस इमेज को आप डायरेक्ट रिलेट करें, एकदम परफेक्ट बैठेगी। रिचेस मतलब कि अमीरी में पहुंचना। टू गो फ्रॉम वेरी पुअर टू बीइंग वेरी वेल्थी, ईजी हो जाएगा। कंगाल से राजा बन जाना, यानी कोई व्यक्ति अत्यंत गरीबी से उठकर बहुत धनवान या फिर सफल बन जाता है। रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े से अमीरी तक पहुँच जाना, इडियम ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा फ्रॉम स्क्रैच। अब स्क्रैच क्या होता है, आप पढ़कर भी थोड़ी सेंस लगा सकते हैं कि कोई चीज़ स्टार्टिंग से शुरू हो रही है, फ्रॉम द बिगनिंग। अब देखो, जब पहले रेस होती थी ना, आज भी वैसे ठीक है, पुराने समय का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि आज भी चीज़ें वैसी ही चल रही हैं। जब कोई दौड़ शुरू की जाती थी तो ज़मीन पर एक स्क्रैच रेखा खींची जाती थी। यह वही शुरुआती रेखा होती थी जहाँ से सभी धावक बराबर स्थिति से दौड़ना शुरू करते थे। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच कहा जाता था, यानी कि बिना किसी लाभ या संसाधन के एकदम शुरू से शुरू करना, फ्रॉम स्क्रैच। इस लाइन को आप रिलेट करेंगे, ये फ्रॉम स्क्रैच है, स्टार्ट चीज़ें हो रही हैं। सभी यहाँ पर फ्रंट में खड़े हैं, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कोट पैंट पहने,
सभी अपना दौड़ने के लिए तैयार हैं, दौड़ने वाली रनिंग वाली कॉस्ट्यूम्स में हैं। ये मतलब एआई भी मज़े ले रहा है पूरे, मतलब कोट पैंट पहन कर यहाँ क्या सेंस है इसकी, कुछ नहीं है। फ्रॉम स्क्रैच मतलब फ्रॉम द बिगनिंग, मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। फ्रॉम द बिगनिंग मतलब बिल्कुल शुरुआत से चीज़ें करना, इसको भी देख सकते हैं। बाकी हिस्ट्री ओरिजिन से ये इमेज ज़्यादा रिलेट करेगी, ठीक है। स्क्रैच इसको कहते हैं, और स्क्रैच से कोई चीज़ें शुरू करना मतलब कि रेस बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट इडियम है हमारा फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। अब ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड हैं, लेकिन हैं शिप से ही रिलेटेड, वही मतलब नॉटिकल लैंग्वेज से ही आए हैं। ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ए शिप टू द बैक, पूरी तरह से आगे से पीछे तक, ठीक है। अग्र से पश्च भाग तक, है ना, फ्रंट से बैक तक, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। ये नेवल और मैरीटाइम लैंग्वेज से आया है। पुराने ज़माने में जहाज़ों की बनावट में दो मुख्य सिरे खास नाम दिए गए थे, दो मुख्य सिरों को, एक था स्टेम और एक था स्टर्न। स्टेम क्या होता था, जहाज़ का सबसे आगे वाला भाग, मतलब कि नाक की तरह का, जैसे ये देख सकते हैं, इसको स्टेम कहते हैं, ठीक है। और स्टर्न जो था मतलब कि जहाज़ का सबसे जो पिछला हिस्सा होता था, ये था स्टर्न, ठीक है। अब स्टेम मतलब कि फ्रंट और स्टर्न हो जाएगा मतलब कि सबसे बैक। अब जब नाविक या फिर कप्तान कहता था फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, तो इसका मतलब होता था मतलब कि पूरे जहाज़ की बात कर रहा है, उसके निरीक्षण की बात कर रहा है, सफाई की जा रही है, या फिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी तरह से, ठीक है। ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ए शिप टू द बैक मतलब कि फ्रंट से बैक तक की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मतलब कि स्टेम टू स्टर्न, आप देख सकते हैं। टेक्निकल वर्ड है तो थोड़ा सा आप रिलेट रखें इस चीज़ को, ठीक है। नेवल और मैरीटाइम से ही आया है, जहाज़ है तो जहाज़ को आप इसी तरह से रिलेट करें। यहाँ पर स्टेम है और यहाँ पर स्टर्न है, फ्रंट और बैक। नेक्स्ट इडियम है हमारा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब कि सिंसियरली, सच्चे दिल से। जैसे कहते हैं ना, मेरे दिल की गहराई से, दिल की गहराइयों से, तो कहीं ना कहीं सच्चे दिल से आप चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं। शाब्दिक अर्थ है मेरे दिल के सबसे नीचे से, मतलब कि दिल के सबसे गहरे हिस्से से, दिल की गहराइयों से। तो इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं और कृतज्ञता को पूरी सच्चाई गहराई के साथ व्यक्त करना चाहता है। ईजी है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, दिल की गहराई से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से कह रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट इडियम है फुल ऑफ बीन्स। अब इसका जो रिलेशन है हॉर्स से है। मीनिंग हो जाता है लाइवली एंड एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ। अब 17वीं 18वीं सदी में अंग्रेज़ों के जो ग्रामीण इलाके होते थे, वहाँ पर जानवरों को, विशेष रूप से घोड़ों और गधों को ऊर्जा देने के लिए उनके चारे में बीन्स, जो फली होती है ना, फलियाँ, वे डाली जाती थी। जब कोई जानवर फुल ऑफ बीन्स होता था, मतलब उसको बीन्स पूरी तरह से खिलाई जाती थी, तो वह ऊर्जा और ताकत से भरपूर होता था, है ना, जो दौड़ने काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, एनर्जेटिक रहता था। तो फुल ऑफ बीन्स घोड़ों से आप रिलेट कर सकते हैं, गधों से रिलेट कर सकते हैं कि उनको बीन्स खिलाई जाती थी तो वे एनर्जेटिक हो जाते थे, मतलब कि फुल ऑफ एनर्जी से भर जाते थे। तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक या फिर एनर्जी से रिलेट आप इसको हॉर्स से करेंगे, ठीक है, फुल ऑफ बीन्स। इसका हिस्ट्री का आप मतलब रेफरेंस ले सकते हैं, आपको आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगी। नेक्स्ट इडियम है हमारा फुल ऑफ हॉट एयर, मतलब कि फुल ऑफ नॉनसेंस, बकवास से भरा हुआ। अब देखो इसका जो रिलेशन है, ये जो हॉट बैलून होते हैं ना, इससे इसका रिलेशन है। जैसे इसके अंदर हॉट एयर होती है, देखो जैसे हिस्ट्री देखते हैं इसकी, जैसे हवा के जो फुलाने वाले गुब्बारे होते हैं, बैलून होते हैं, उनके इस ये रेफरेंस में है। जहाँ हॉट एयर एक गुब्बारे में उड़ाने वाली हवा होती है ना, जो इसके अंदर एयर होती है, वो दिखने में तो बड़ी होती है लेकिन अंदर से खोखली होती है, खाली होती है। ऐसे ही व्यक्ति जिनकी बातें बड़ी होती है, प्रभावी लगती है, लेकिन अंदर से वे खाली होती है, बिना मतलब की होती है ना, नॉनसेंस होती है, बकवास होती है उनकी बातों में। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बड़ी बड़ी फेंकते हैं, लेकिन उनकी जो बातें होती हैं वे फुल ऑफ हॉट एयर होती है, मतलब कि उनमें कुछ भी उनमें वजन नहीं होता, वे नॉनसेंस, बकवास से भरी होती है, ठीक है। फुल ऑफ हॉट एयर, तो उसी से रिलेट करेंगे। फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब हो जाएगा, इसकी जो बातें हैं वो फुल ऑफ हॉट एयर के मतलब कि रिलेशन में है, फुल ऑफ हॉट एयर की तरह है, मतलब इसकी बातों में दम नहीं है, ठीक है। जैसे ये गुब्बारा है, बाहर से तो इतना बड़ा लगेगा, लेकिन अंदर देखें तो इसके अंदर केवल और केवल एयर है। तो दिखने में बड़ा है लेकिन अंदर हवा है इसमें केवल। तो ऐसे ही किसी की बातें देखने सुनने में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लग रही है, प्रभावी लग रही है, लेकिन वो अंदर से खाली है, बिना मतलब की है, मतलब कि फुल ऑफ नॉनसेंस, बकवास से भरी हुई है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं, फुल ऑफ हॉट एयर मतलब कि फुल ऑफ नॉनसेंस। नेक्स्ट है हमारा इडियम फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। अब मेडली लाउड एंड एंग्री वर्ड बट इन इफेक्टिव, ठीक है।
फुल ऑफ साउंड और फ्यूरी, फ्यूरी को तो आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस से भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब क्रोधित, तेजित, मतलब आवेग में होना कोई चीज़, ठीक है। तो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी इसका जो इतिहास है शेक्सपियर के नाटक से जुड़ा हुआ है और यह जीवन की निरर्थकता या फिर अत्यधिक शोर शराबे वाली घटनाओं को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जैसे देख सकते हैं स्टेज है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी को रिलेट करेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाउड है, एंग्री वर्ड यूज़ कर रहा है, चिल्ला भी रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनइफेक्टिव है, ठीक है। कोलाहल से इसको रिलेट कर सकते हैं। इडियम ईजी है, आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, फुल स्टीम अहेड। फुल स्टीम अहेड का मतलब मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन, पूरा जोर लगा देना। अब फुल स्टीम अहेड का मतलब जहाज होता है, इंजन होता है, जैसे अपनी पूरी भाप की शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है ना। जैसे पुराने इंजन जो आते थे वो स्टीम इंजन होते थे। अब यदि जो कप्तान होता था, इंजीनियर होता था, वो आदेश देता था फुल स्टीम अहेड, मतलब कि अपनी पूरी मतलब स्टीम के साथ आगे बढ़ो, तो इसका मतलब था पूरी गति से आगे बढ़ो, बिना किसी रुकावट के पूरी ताकत लगा देना, है ना। तो वो ट्रेन तेज़ी के साथ चलाते थे फिर जो वर्कर होते थे, है ना। तो फुल स्टीम अहेड, स्टीम इंजन से इसको रिलेट करेंगे। तो फुल स्टीम अहेड मतलब कि उसमें जो स्टीम मतलब अपनी पूरी की पूरी जितनी हाई एफिशिएंसी है उसके साथ पूरे जोर लगाकर उसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो आप इंजन से ही एक ही चीज़ रिलेट दिमाग में रखें, है ना। इमेज है ट्रेन की, तो ट्रेन जो हमारे पुराने इंजन होते थे उसी से रिलेट करेंगे, फुल स्टीम से इसको आगे बढ़ाना है ना, पूरे जोर के साथ इसको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट इडियम है हमारा गॉल एंड वॉर्मवुड। अब देखो, हेटफुल, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट एंड बिटरनेस, मतलब कि घृणास्पद। अब ये जो गॉल होता है, ये जो गॉल ब्लैडर होता है ना, वो तो आपने सुना होगा, तो वो पित्त या फिर कड़वाहट से इसको रिलेट करेंगे, जो शरीर में पाचन के लिए होती है। लेकिन जब ये किसी भाव में गाल का जिक्र होता है तो कड़वाहट और कड़वी पीड़ा को दर्शाता है, ठीक है। तो गाल से आप कड़वाहट को, जैसे गाल ब्लैडर में हमारा होता है ना, तो वो मतलब कड़वाहट जो पित्त होता है ना, कड़वाहट से इसको आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। वर्मवुड एक पौधा होता है जो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। बाइबल और पुराने साहित्य में इसे कड़वाहट और पीड़ा के प्रतीक के रूप में यूज़ किया गया था वर्मवुड को। तो वर्मवुड आपको पौधा याद रखना है, गॉल से गॉल ब्लैडर आपको रिलेट करना है, उसमें पित्त होता है, वो कड़वा होता है, ये भी आपको दोनों चीज़ कड़वे से रिलेट करनी है। गॉल एंड वर्मवुड एक साथ जोड़कर गहरे और तीव्र दुख, कड़वाहट, तकलीफ के लिए यूज़ किया जाने लगा, घृणास्पद के लिए यूज़ किया जाने लगा। तो इस तरह से गॉल और वर्मवुड को आपको रिलेट करना है। तो समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आए, क्या इनकी सेंस है और क्यों ये यूज़ किए जाने लगे, ठीक है। क्योंकि दोनों ही कड़वाहट से ये रिलेशन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हेटफुल और निगेटिव फीलिंग वाली रिसेंटमेंट, क्रोध, है ना, और बिटरनेस, घृणास्पद से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रिलेट करें, जैसे ये पीछे है तो ये पित्त को रिलेट कर सकते हैं, और ये कोई मतलब जैसे वर्मवुड को इसको रिलेट कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ कड़वी हैं, तो कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाने वाली और घृणा पैदा करने वाली हैं। नेक्स्ट इडियम, गेम इज़ अप, मतलब आपका गेम आपका खुल चुका है, गेम इज़ अप, भेद खुल गया है। डिसेप्शन इज़ एट एन एंड, मतलब कि जो तुम्हारी धोखाधड़ी है वो समाप्ति की ओर है, मतलब आपका सब खुल चुका है। गेम का अर्थ जो है वो खेल तक सीमित नहीं था पहले, इसका मतलब योजना, चाल, शिकार, प्रक्रिया के लिए भी यूज़ होता है, आज भी होता है, पहले भी होता था। जब कोई शिकार गेम पकड़ा जाता था तो उसको कहा जाता था द गेम इज़ अप, ठीक है, तुम्हारा भेद खुल चुका है, तुम्हारा खेल जो है वो सबके सामने आ गया है, योजना ख़त्म हो गई है, क्योंकि शिकार अब हाथ आ चुका है। इसका उपयोग अपराधी या फिर चालबाज जो लोग होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाने लगा, कि तुम्हारी योजना का या पर्दाफाश, जो तुम्हारी ट्रिक है, चाल है, धोखाधड़ी है, उसका पर्दाफाश हो गया है। तो गेम इज़ अप, तुम्हारा भेद खुल गया है, तुम्हारा गेम जो है, जो तुमने चाल धोखाधड़ी कर रखी है, वो मतलब सबके सामने आ गई है, भेद खुल चुका है उसका। गेट क्रैशर, गेट क्रैशर अनइनवाइटेड गेस्ट, बिन बुलाया मेहमान, ये चीज़ आपने सबने देखी होगी। तो ये गेट क्रैशर ही थे, ठीक है। पुराने समय में जब बड़ी बड़ी पार्टियां, थिएटर शो और हाई सोसाइटी इवेंट्स का चलन जब बढ़ने लगा था, इस दौरान कई लोग ऐसे होते थे जो बिना निमंत्रण मतलब जाना चाहते थे और जाते भी थे, है ना, इन आयोजनों में घुसने की कोशिश करते थे। ऐसे लोग अक्सर सुरक्षा जो गेट कीपर होते हैं उनको धोखा देकर अंदर चले जाते थे, तो उनको क्रैशिंग द गेट कहा गया, कि वे तो गेट को क्रैश करके यानी तोड़कर, छल से पार करके वे अंदर घुस चुके हैं। अनचाहे मेहमानों को, ऐसे अनचाहे मेहमानों को गेट क्रैशर कहा जाने लगा, मतलब कि जैसे ये देख सकते हैं, ये गेट क्रैश करके, तोड़कर, लांघ कर, है ना, अनऑथराइज तरीके से ये अंदर घुस रहे हैं। तो गेट क्रैशर मतलब कि अनइनवाइटेड गेस्ट, बिन बुलाए मेहमान। मेरे हिसाब से इडियम क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इडियम है गिव अवे या फिर गिव अवे। ये आपने कई सारे यूट्यूबर से वर्ड सुना होगा कि गिव अवे कर रहे हैं हम, तो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वितरित कर रहे हैं।
गिव वैसे फ्रेजल वर्ब है, लेकिन गिव क्रिया से बना है जिसका अर्थ होता है देना। अवे का मतलब दूर, अलग करने की सेंस में, अलगाव की सेंस में आता है। जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो इसका अर्थ बन जाता है कोई चीज़, कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दे देना, खुद से अलग कर देना। जैसे देख सकते हैं आंटी जो हैं ये मतलब चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह ये गिव अवे कर रही हैं बच्चों को, ठीक है, तो वितरित कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा गिव द गेम अवे या फिर गेव द गेम अवे। इसका मतलब हो जाता है गिव आउट द सीक्रेट, मतलब कि भेद खुल जाना। गैम्बलिंग की दुनिया से आया है। गेम का मतलब यहाँ सिर्फ खेल ना होकर कोई चाल, योजना, कोई गुप्त हिडन रणनीति, है ना, स्ट्रेटजी भी होता था। जब व्यक्ति अनजाने में, है ना, अनजाने में या जानबूझकर हो सकता है या फिर कुछ भी अनजाने में उसने कोई गलती कर दी जिससे उसकी योजना, जो चाल है, रणनीति है, वो उजागर हो गई है ना, किसी तरह से, तो कहा जाता था कि गेम अवे, यानी कि खेल, गेम की सच्चाई, प्लान दूसरों को बता देता था तो कहा जाता था गिव द गेम अवे, मतलब उसने अपना भेद खोल लिया है, ठीक है, अपना सीक्रेट, अपना भेद, अपने ट्रिक्स, अपनी चाल को उसने खोल लिया है, ठीक है, बता दिया है, सबके सामने रख दिया है। तो जैसे ये इसके कार्ड्स गिर गए तो इसके कार्ड मतलब कि पड़ोसी ने टेढ़ी नज़रों से इसको देख लिया है तो इसका मतलब गेम अवे हो गया है, इसका भेद खुल गया है, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है, मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा गिव वेंट टू समथिंग, मतलब कि एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली, किसी पर भड़ास निकालना, गुस्सा व्यक्त करना। अब जैसे वेंट ये वर्ड है ना, एसी वेंट आपने सुने होंगे, ठीक है, एसी वेंट आपने कहीं ना कहीं पक्का सुना होगा, तो ये वही वेंट है। मूल रूप से वेंट का प्रयोग हवा या गैस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे भाप या हवा किसी बंद पात्र से निकले तो कहा जाता है उसने वेंट किया है, ठीक है। जब यह विचार भावनाओं पर लागू हुआ तो इसका मतलब बन गया कि किसी ने अपने अंदर दबे हुए जो भाव होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, उनका निकास किया है, निष्कासन किया है। जैसे भाप किसी प्रेशर कुकर से निकलती है, ऐसे ही आपके अंदर से फीलिंग निकल रही है, मतलब कि किसी पर भड़ास निकाल रहे हैं। गिव वेंट टू समथिंग, मतलब अपने अंदर की जो हवा है, जो भड़ास है, जो फीलिंग, इमोशन है, वो आप किसी को बता रहे हैं, कुछ गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, भड़ास निकाल रहे हैं किसी चीज़ की। तो आपको ये वेंट अगर आपको समझ में आ जाए तो मेरे हिसाब से ईडियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा गियर अप फॉर, मतलब कि गेट रेडी फॉर, किसी चीज़ के लिए तैयार होना। गियर जो है उन यांत्रिक हिस्सों को कहते हैं जो किसी मशीन को चलाने के लिए, गति देने के लिए ताकत ट्रांसफ़र करते हैं। गियर होते हैं, आपको पता होगा, ये गियर है ना। गियर में पावर ज़्यादा होती है, आपको पता ही होगा। जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आती हैं, गियर वाली आती हैं, मैनुअली, तो उसमें मतलब गियर वालों में ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो ये गियर जो है वो मतलब कि किसी मशीन को उसकी गति या ताकत को मतलब कि बूस्ट अप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब कोई मशीन चालू की जाती है तो उसे गियर्ड अप कहा जाता है ना, या फिर उसको गियर्ड अप किया जाता है, यानी सभी गियर, उसके जो पुर्जे हैं, अपनी जगह फिट कर दिए जाते हैं ताकि मशीन अच्छे से, तेज़ी से काम करने लगे। तो गियर अप फॉर जब हम ह्यूमंस ने यूज़ किया, आदमियों में यूज़ होने लगा, है ना, तो उसमें मीनिंग हो गया मतलब कि ये अपने पुर्जे जो है, मतलब अपने जो मान लो एक ये शरीर जो है मशीन है, तो ये गियर अप कर रहा है, अपने पुर्जों को रेडी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तैयार हो जाना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा, ये हो जाएगा जेरीमेंडर। जेरीमेंडर ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, एकदम याद हो जाएगा। इन ए मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे, मतलब कि चालाकी, धोखा देना, जालसाजी करना। अब ये जेरीमेंडर है क्या, ये देखो, दो चीज़ से बना है, एक जेरी और एक मेंडर। मेंडर था सैलामेंडर, और जो ये जेरी था ये एक नाम था। जैसे ये है जेरी और ये सैलामेंडर। अब जेरी जो था ये था एल्ब्रिज जेरी, ठीक है, और सैलामेंडर एक ये मतलब ये एक जानवर होता है, ठीक है, छिपकली टाइप का, ठीक है। जैसे देखते हैं, दो शब्दों से हुई है एल्ब्रिज जेरी। ये जो जेरी था ये मैसाचुसेट्स राज्य के गवर्नर जो थे उनका नाम था। सैलामेंडर एक प्रकार का छिपकली जैसा एक जीव कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये सैलामेंडर है, और ये कौन है, जेरी, है ना, एल्ब्रिज जेरी। अब जो ये एल्ब्रिज जेरी था, इसने एक नया वोटिंग डिस्ट्रिक्ट, चुनावी क्षेत्र इस तरह से बनाया जिससे उसकी पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। उसने मतलब जो मैप था ना, मैप ही इस तरह से फ्रेम किया कि मतलब उसके जो फेवर वाले लोग थे उस नए वोटिंग डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे। उस ज़िले का नक्शा इतना अजीब दिखता था कि एक अखबार ने, मतलब एक न्यूज़पेपर ने, उसकी तुलना सैलामेंडर से कर दी। एक कार्टूनिस्ट ने उस ज़िले का मजाक उड़ाते हुए एक चित्र बनाया जिसमें उस चुनावी क्षेत्र को एक ड्रैगन जैसा सैलामेंडर के रूप में दिखा दिया, जैसे कि ये, और नाम दे दिया जेरीमेंडर, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, ये जेरी है
और ये सैलामेंडर है ना। लोगों ने काफ़ी इसका मजाक उड़ाया। इसके बाद से यह शब्द राजनीतिक एक टर्म में आ गया, मतलब कि चुनावी क्षेत्रों को अनुचित लाभ के लिए बदल देना, मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेटिव चीज़ों को यूज़ करना, अनफेयर वे को यूज़ करना। और यूज़ किसने किए थे? जेरी ने, ठीक है। सैलामेंडर जैसे एक अपना उसने राज्य का मैप बना दिया था और अपना मतलब अपना ही फेवर के लिए उस चीज़ को यूज़ किया था, ठीक है, वोटिंग के लिए यूज़ किया था। तो मेरे हिसाब से आपको ये ईडियम आप मेरे हिसाब से लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट ईडियम है गेट ए फुट इन द डोर। ये हो जाएगा टू हैव ए चांस टू डू समथिंग। अब ये जो सेल्समैन होते हैं ना, ये उन्हीं से रिलेटेड है। जैसे कुछ एक आपके प्रोडक्ट हैं, आप घर घर जाकर बेचते हैं, तो ये वहीं से निकला है, व्यापार और बिक्री की दुनिया से निकल कर आया है। सेल्समैन का एक मकसद होता था जब वे किसी के घर पर जाते थे कि वे दरवाज़ा पूरी तरह से बंद ना होने दें। अगर बंद हो गया तो मतलब उनको जाना पड़ता था, है ना। तो उनका मकसद होता था कि वे गेट ना बंद होने दें, ताकि वे अंदर जाकर अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट, आप उनके बारे में बता सकें, उनका प्रमोशन कर सकें, बेच सकें। तो गेट ए फुट इन द डोर का मतलब हो गया दरवाजे के अंदर अपना पैर हिस्सा अंदर डालना, मतलब कि कुछ मिलाकर घर के अंदर घुस जाना, ताकि वे कहीं ना कहीं सामने वाला उसकी बात सुने और प्रोडक्ट ले भी ले, ताकि पूरी तरह से अंदर जाने का मौका मिले, यानी किसी काम का अवसर में शुरुआती प्रवेश पाना, पहली सफलता हासिल करना जिससे आगे बढ़ने का मौका मिले। टू हैव ए चांस टू डू समथिंग मेरे हिसाब से हो गया होगा गेट ए फुट इन द डोर, ठीक है। इमेज देखें, हिस्ट्री देखें, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट ए गोल्ड स्टार। बच्चों को स्टार मिलते हैं, है ना, एक्सीलेंट मिलते हैं, 5 स्टार मिल गए, तो वहीं से आया है टू अर्न ए मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल। बच्चों को होमवर्क में, प्रोजेक्ट में, कक्षा में अच्छे काम के लिए गोल्ड स्टार, सुनहरा सितारा जो टीचर लोग हैं वे देते हैं, तो वहीं से बना है। तो मतलब कि टू अर्न ए मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, मेरे हिसाब से ये भी इजी है। नेक्स्ट इडियम है गेट ए सेकंड विंड। अब हैव रिन्यूड एनर्जी आफ्टर हैविंग बिन टायर्ड, बर्स्ट ऑफ एनर्जी, मतलब कि नई ऊर्जा। कुल मिलाकर आप थक हार कर पड़ गए थे, ख़त्म हो गए थे, लेकिन आप फिर कोशिश कर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। तो वही चीज़ इसमें, मतलब कि सेकंड विंड, दूसरी हवा आपके अंदर, दूसरी एनर्जी। कुल मिलाकर जो विंड है एनर्जी से रिलेट करेंगे। जब कोई व्यक्ति दौड़ते वक्त थक जाता है तो कुछ समय के बाद शरीर उसका फिर से खुद को एडजस्ट कर लेता है और नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नई सांस की लहर के साथ वो दोबारा खड़ा होता है। इसी को सेकंड विंड कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से यह उस समय होता है जब शरीर का ऑक्सीजन स्तर संतुलित होने लगता है, ठीक है, और थकान के बावजूद फिर से व्यक्ति दौड़ने में सक्षम हो जाता है, तो उसको नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ वो दोबारा खड़ा होगा। मतलब कि गेट ए सेकंड विंड का मतलब हो जाता है दोबारा नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट हो जाना, रेडी होना। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। पढ़कर पता लग रहा है कि अपनी जो आप दवाई देते हैं उसका स्वाद खुद चखना, कुछ आप दूसरों के लिए जो काम कर रहे हैं वो चीज़ आपके साथ हो जाना, ये वही है। टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, मतलब कि जैसे को तैसा होना, दूसरों के साथ किए गए व्यवहार का अनुभव करना जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर था, यूनान से रिलेटेड था। इसकी कहानी में एक झूठा डॉक्टर था जो नकलिया दवाई बेचता था और दावा करता था कि मेरी जो ये दवाइयाँ हैं हर बीमारी को ठीक कर देंगी। एक दिन में खुद बीमार हो गया, लोगों ने उसी की दवाइयाँ उसी को दे दी, ठीक है, जो कि नकली थी। अब वो ठीक नहीं हुआ, मतलब कि कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो समझ गए थे सब कि वह अपने ही करतूत का शिकार हो गए हैं। वो खुद डॉक्टर समझ गया था कि मैं अब फंस गया हूँ, अपनी करतूत का शिकार खुद हो गया हूँ, मुहावरा जन्म ले लिया और तभी से ये हमको दिक्कत दे रहा है। लेकिन अब दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि अब आपको चीज़ें पता लग गई हैं। टू गेट ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब हो गया खुद की दवाई को खुद चख लेना, यानी कि जैसा आपने दूसरों के साथ किया है वैसा व्यवहार खुद अब फील करना। कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस में ये यूज़ होगा। कहीं ना कहीं आप गलत व्यवहार ही जब दूसरों के साथ करोगे तभी आप फील करोगे कि मैंने भी कहीं ना कहीं उसके साथ ये किया, आज मेरे साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गेट ए टेस्ट ऑफ माई ओन मेडिसिन, है ना, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है गेट अवे। फ्रेजल वर्ब है टू लीव, छोड़ जाना। इसका मीनिंग है याद हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो पैनिक नहीं करना है। फ्रेजल वर्ब में टैकल करेंगे। गेट का जो अर्थ होता है प्राप्त करना या फिर जाना, और अवे का मतलब होता है दूर जाना, किसी स्थान से बचकर निकल जाना, ठीक है, किसी स्थान से बचकर निकल जाना। इसका मीनिंग हो जाएगा टू लीव। बाद में बोलचाल में आने लगा, भागने की सेंस में, छूटने की सेंस में, छुट्टी मनाने की सेंस में भी यूज़ होने लगा। गेट अवे मतलब कि छोड़ जाना। आपको ये पढ़कर चीज़ें रिलेट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट क्रैकिंग। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, शुरुआत करना। अब वैसे तो ये देखा जाए तो इसका जो ओरिजिन है, इसकी हिस्ट्री है, वो क्लियरली डिफाइन नहीं है,
लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसको ये मानते हैं कि ये जो मुहावरा है ये क्रैक ए विप एक मुहावरा होता है, एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है सख्ती से किसी के साथ सख्ती भरा व्यवहार करना, सख्ती से किसी चीज़ को ऑपरेट करना। जैसे कि घोड़े की सेंस में इसको यूज़ किया जाता था, घोड़े को तेज़ चलाने के लिए, मतलब कि उस पर विप चाबुक से मारा जाता था, है ना, तो वो बहुत तेज़ भागता था, मतलब सख्ती से उसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता था। ऐसे ही गेट क्रैकिंग जो है वो मतलब इसी से मतलब बताया जाता है कि ये इसी से निकला है, मतलब कि किसी को मतलब उसमें सख्ती से नियंत्रण करके उससे काम जल्दी से स्टार्ट कराना, है ना, मतलब कि ज़्यादा उसमें डिले नहीं करना और काम जल्दी से शुरू कराना। जैसे ये देख सकते हैं, ये सख्ती से, जैसे इसने हंटर लिया हुआ है, ये काम को शुरू करा रहा है, तो मतलब कि किसी काम की शुरुआत करना। वैसे क्रैकिंग जो है वो आप देख सकते हैं, कोई तेज़ आवाज़ या फिर कोई जैसे टूटना, क्रैक होना भी हम कहते हैं, लेकिन उससे इसका रिलेशन नहीं है, स्टार मार्क कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आपको इशू लगता है। तो गेट क्रैकिंग को क्रैक ए विप मतलब जो ये होता है घोड़े की चाबुक से चलाना, घोड़े को नियंत्रित किया जाता था सख्ती से, तो वो स्टार्ट कर देता था चलना, तेज़ी से भागना। ऐसे ही आर्मी में इसका रिलेशन आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि मतलब आर्मी में भी सख्ती से चीज़ों का काम कराया जाता था, मतलब कि टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को शुरू किया जाता था, ठीक है। तो उसी से ही निकला है ये, तो थोड़ा सा आप इसको रिलेट करेंगे, मैं ये मानता हूँ, इसको आप स्टार मार्क करके रखिए तो आप इसको जल्दी से याद कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कि क्रैकिंग शब्द तेज़ आवाज़ या क्रिया को भी दर्शाता है, लेकिन आपको इसमें क्रैक ए विप को रिलेट करना है क्योंकि क्रैक यहाँ पर भी है, क्रैक ए विप से ये इडियम निकला है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट इडियम पर। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट डाउन टू ब्रास टैक्ट्स, मतलब कि स्टार्ट टेकिंग अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ ए सिचुएशन, मूल मुद्दों पर आना, मुद्दे की बात करना। अब देखो ब्रास टैक्ट्स, अब ये टैक्स क्या होता है, ये होता है पीतल की कील, ठीक है। ब्रास आपको पता ही होगा पीतल, और ये जो टैक्स होता है मतलब कि कीलें। फर्नीचर से रिलेटेड है, फर्नीचर और सोफे में गद्दे जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी क्या, ब्रास टैक्स, है ना। जब कोई व्यक्ति फर्नीचर की क्वालिटी की बात करता था तो गद्दों को हटाकर देखता था, क्या देखता था, उसमें ब्रास टैक्स कैसी लगी हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी को देखने के लिए यूज़ की जाती थी, यानी कि गहराई से काम उसमें देखा जाता था। तो इसलिए मुहावरा बन गया कि बिल्कुल मेन पॉइंट जो है उसका जो मेन गहराई है, उसका जो क्रक्स है, बिल्कुल मेन पॉइंट है, उस पर वो मतलब ज़्यादा फोकस कर रहा है। जो खरीदार आया है, ठीक है, वो सीधा का सीधा ब्रास टैग देख रहा है, गेट डाउन टू ब्रास टैग्स, तो वो मतलब मेन पॉइंट पर, मूल चीज़ जो है उसकी तुरंत जो बिल्कुल, क्योंकि मेन चीज़ यही है कि उसमें कुशनिंग पर उसमें ब्रास टैग्स कैसी लगी हुई हैं, तो वो मतलब खोल कर देखता था कि मेन पॉइंट पर चीज़ें कैसी यहाँ पर यूज़ की गई हैं, ठीक है। तो मीन हुआ, इसका मीन क्या हो गया, तुरंत मुद्दे पर आना, मुद्दे की बात स्टार्ट करना, जो मेन पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस पर आना। जैसे यहाँ मीटिंग में भी देख सकते हैं, मतलब कि ये कह रहा है तुरंत मुद्दे पर आओ, गेट डाउन टू ब्रास टैग, मतलब कि जो मेन पॉइंट है उस पर आओ, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर आना। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट इनटू ए स्क्रैप, इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम, किसी मुसीबत में पड़ जाना। अब जो थॉमस एडिसन थे, ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस और एक्सपेरिमेंटल व्यक्ति थे। उन्होंने कई प्रयोग में मुसीबत में डल गए थे, वे कई प्रयोग ऐसे करे जिसमें भी मतलब दिक्कत में आ जाते थे। अब थॉमस एडिसन जैसे महान वैज्ञानिक भी अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण अक्सर स्क्रैप में फंस जाते थे, है ना, स्क्रैप में वे फंस जाते थे। जैसे देख सकते हैं इनके फादर आए, मतलब ये देख रहे हैं कि वे मतलब कबाड़ कर दिया है सारा मामला, ठीक है। तो गेट इनटू ए स्क्रैप मतलब कि मुसीबत में पड़ जाना, स्क्रैप में फंस जाना, ठीक है। स्क्रैप मतलब बेकार चीज़ों में आप फंस चुके हैं, मुसीबत में पड़ गए हैं, इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। गेट इनटू ए सूप, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पर भी सूप आए, सूप में गिरना, सूप में कूद जाना, सूप में पड़ जाना, कुछ भी आए तो आपको निगेटिव ही आपको उसको रिलेट करना है। टू मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट, मुसीबत मोल लेना, आप सूप में गिर गए हैं तो आपको मुसीबतें को झेलना पड़ेगा, आपने मुसीबतें मोल ले ली हैं। सूप एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई गिर जाए तो वह गीला, गड़बड़ और फंसा हुआ महसूस करता है। जैसे कोई व्यक्ति गर्म और गाढ़े सूप में गिर गया तो बाहर निकलना मुश्किल और स्थिति असहज हो जाती है। किसी परेशानी में पड़ जाना, विशेषकर ऐसी स्थिति जिसमें शर्मिंदगी या संकट हो। इमेज देख सकते हैं, सूप में पड़ा हुआ है, मतलब उसमें गाढ़ा भी होता है और मतलब गर्म भी होता है, तो वो कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ चुका है। लेकिन मैंने आपको एक मतलब हैक बताया, जहाँ पर भी सूप आए वो मतलब निगेटिव सेंस देगा, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट इनटू ए हॉट वाटर, तो ये भी मतलब वही होता है, मुसीबत में पड़ना। टू गेट इनटू ट्रबल, टू बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज्ड, ठीक है।
इस मुहावरे की जड़ें मध्यकालीन यूरोप की घरेलू और सामाजिक संस्कृति में है, जहाँ पर गर्म पानी में डालना किसी को या दंडित करने या परेशानी में डालने का प्रतीक बन चुका था। जब कोई नियम सामाजिक अपेक्षा का उल्लंघन करता था, जब कोई व्यक्ति नियम या सामाजिक अपेक्षा का उल्लंघन करता था, तो कहा जाता था कि वह हॉट वाटर में पड़ गया है, उसकी मुश्किल बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इसको आपको रिलेट रखना है गेट इनटू ए हॉट वाटर। मेरे हिसाब से हो चुका होगा, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा आपको। मतलब कि गर्म पानी में गिर जाना, जैसे सूप में गिरे थे, ऐसे ही हॉट वाटर मतलब कि आप मुसीबत में पड़ चुके हैं। ठीक है, तो गर्म पानी में गिर जाना तो आपकी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट मिक्स्ड अप, मतलब कि गेट कंफ्यूज हो जाएगा, उलझन में पड़ना। समुद्री यात्रा कोलंबस ने की थी 1492 में, तो वह भारत पहुंचने के लिए निकला था, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गया था। उसे लगा कि वह भारत पहुंच चुका है और उसने वहाँ के लोगों को इंडियंस कहना शुरू कर दिया। तो ये ऐतिहासिक मिक्सअप जो उसको भ्रम हुआ, ये उसने एक इडियम बना दिया। ठीक है, दिक्कत हमें दे रहा है गेट मिक्सअप। मिक्सअप को आपको रिलेट करना है कोलंबस से, मतलब वो मिक्सअप वो कंफ्यूज हो चुका था, तो इसका मतलब भी कंफ्यूज हो जाएगा। वो पहुंच चुका अमेरिका और सोचा उसने कि इंडिया पहुंच गया, तो वो मतलब कंफ्यूज हो चुका, तो उलझन में पड़ गया था। तो गेट मिक्सअप का मतलब हो जाएगा गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। अब इसका मतलब होता है टू स्टार्ट ए रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली, किसी रिश्ते को या फिर किसी काम को, उसकी शुरुआत को ख़राब कर देना। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, रॉन्ग फुट की बात हुई है, आर्मी से इसका रिलेशन है। रोम की सेना में सिपाहियों को एक समान ताल में चलना सिखाया जाता था, आज भी वही है, आपको पता ही होगा। जब परेड होती है तो मतलब सेम वे पैरों का जो फुटवर्क होता है उसको सेम करते हैं। तो स्टार्टिंग इसकी रोम से हुई, तो रोम ही यहाँ पर यूज़ किया गया है। यदि कोई सिपाही गलत पैर से चलना शुरू करता, यानी दायां पैर उठाता जबकि बाकी सभी बायां पैर उठा रहे होते थे, तो उसकी चाल, पूरी टुकड़ी की चाल को वो ख़राब कर देता था। तो किसी रिश्ते या काम की ख़राब शुरुआत करना। तो रॉन्ग फुट का मतलब हो गया, मतलब कि पूरी प्रक्रिया जो है वो असंतुलित हो गई है, बिगड़ चुकी है। तो आपको गेट ऑफ द रॉन्ग फुट, ये जो रॉन्ग फुट है ये आर्मी वाला, उसको ही रिलेट करना है। अपने यहाँ भी यही होता है, इंडिया में सारी जगह ये होता है, जो परेड होती है तो आप उसमें रॉन्ग फुट आपने कर दिया है तो उससे रिलेट करेंगे कि आपने चीज़ों का मतलब जो एक हम रूल फॉलो करते हैं उसको ख़राब कर दिया है, शुरुआत ख़राब हो चुकी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली। देखो ये भी आपको स्टार मार्क करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। जैसे ये है कि भाई हाउस ऑन फायर, कोई निगेटिव सोचेगा इसको कि मतलब कुछ बेकार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है इसका मीनिंग कि जल्दी मित्र बनना, टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली। इसको रिलेट किया गया है जैसे किसी घर में आग लगती है, कितनी तेज़ी से आग लगती है, उसी तरह से आप किसी से तेज़ी से मित्र बनते हैं किसी के साथ, तो उसी से ही इसको रिलेट किया गया है। क्योंकि जैसे विरोधाभासी लगता है, क्योंकि हाउस ऑन फायर का मतलब हो जाता है घर में आग। आमतौर पर यह तबाही का संकेत होता है, लेकिन इस मुहावरे का प्रयोग एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ हुआ है। जैसे दो लोग बहुत तेज़ी से एक दूसरे से मिल घुल रहे हैं, वो कैसे इसको रिलेट किया गया है, जैसे घर में आग बहुत तेज़ी से फैलती है, गर्म और उत्साही अंदाज में फैलती है, ऐसे ही मतलब दो जो लोग हैं वो मित्र बन रहे हैं। इमेज आप 3-4 बार देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं घर में आग लगी हुई है, लेकिन ये घर में आग की तरह से मित्र बन रहे हैं। ठीक है, इतनी तेज़ी से, इतनी जल्दी ये मित्र बन चुके हैं। ठीक है, तो मैं तभी कहता हूँ आपको इडियम याद करने से मतलब होना चाहिए। आपको हिस्ट्री से अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो हिस्ट्री से करिए, और नहीं आती हैं तो इमेज बिल्कुल रिलेटेबल मिलेगी आपको। सीधा इमेज देखिए तो आपको जो, जैसे ये है कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन अगर आप इमेज याद रखें, इमेज को आप देखें, तो मेरे हिसाब से टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। क्योंकि हाथ मिला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ठीक है, आप ये इडियम देख कर भी इस मीनिंग तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट ऑन समबडीज नर्व टू बी एन इरिटेंट या फिर अनॉइज मी, किसी का दिमाग ख़राब करना, चिढ़ाना। ठीक है, इरिटेट करना। टू गेट ऑन समबडीज नर्व, अब देखो मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र जो हमारी होती है, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से गहरी जुड़ी होती है। इसी वैज्ञानिक समझ से प्रेरित होकर यह मुहावरा बना, जिसमें नर्व्स जो होता है, तंत्रिकाएँ जो होती हैं, ये प्रतीक बन गई किसका, व्यक्ति की सहन शक्ति का, उसकी भावनात्मक स्थिरता का। जब कोई व्यक्ति कहता है कि यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, तो इसका मतलब होता है कि उसके नसों पर कोई चढ़ रहा है, यानी कि उस पर तनाव डाला जा रहा है। ठीक है, ये देखें
जैसे गांधी जी बैठे हैं, अंग्रेज़ लोग मतलब इन पर दबाव डाल रहे हैं, इनका दिमाग ख़राब कर रहे हैं। गेट ऑन गांधी जीज नर्व्स, मतलब कि ये गांधी जी की नर्व्स पर चढ़ने को तैयार हो रहा है, इनके नर्व्स पर, है ना, जो इनकी तंत्रिका होती है उस पर चढ़ने को ये अंग्रेज़ तैयार बैठा है, मतलब इन पर वो प्रेशर डाल रहा है, इनका दिमाग ख़राब कर रहा है। तो इस तरह से आप मीनिंग तक पहुंच सकते हैं, है ना। और फ़ोटो तो आपके हमेशा साथ रहेंगे, आप डायरेक्ट देखें, 3-4 बार देखें, 3-4 बार आपको ये स्लाइड देखनी है तो ईडियम ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम है हमारा गेट वंस डेंडर अप, लूज वंस टेम्पर, मतलब कि गुस्सा आना। अब ये 2 सेंस में जाता है। डेंडर का मतलब होता है डैंड्रफ, ठीक है। माना जाता है जब कोई गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो उसकी भावनाएं इतनी तेज़ होती है कि उसके अंदर, उसके शरीर से उसका जो डैंड्रफ है वो उड़ने लगे। जैसे देख सकते हैं, इसका इतना गुस्सा हुआ कि इसका जो डैंड्रफ है वो सिर के ऊपर उड़ गया, मतलब गुस्से की अवस्था में पहुंच गया। एक डेंडर होता है टेम्पर, जो होता है मिजाज, जो क्रोध होता है उसकी सेंस में। ये सिद्धांत ज़्यादा लोकप्रिय है। जो मिजाज होता है, क्रोध होता है, डेंडर को पुरानी बोली में टेम्पर, जो मिजाज होता है, उसके रूप में प्रयोग किया जाता था। टू गेट वंस डेंडर अप का मतलब होता है किसी का मिजाज चढ़ गया, कि वो गुस्से में आ गया। तो आपको जो चीज़ ठीक लगे आप उसको रिलेट करें। ये हो जाएगा डैंड्रफ और ये हो जाएगा आपका जो टेम्पर होता है, आपका मिजाज प्रवृत्ति होती है ना, एक मतलब सेंस कह सकते हैं कि आपका मिजाज जो है वो अब आपका चढ़ चुका है। गेट वंस डेंडर अप, तो आप डेंडर से टेम्पर को भी रिलेट कर सकते हैं, डेंडफ को भी रिलेट कर सकते हैं। आपका डेंडफ उड़ चुका है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट वंस डक्स इन ए रो। ईजी कहूँगा मैं। हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, मतलब कि एकदम सटीक व्यवस्था, ज़बरदस्त व्यवस्था। अब ये आया कैसे है, जो डक्स होती है ना, आपने इनको तैरते हुए देखा होगा, जो इनके जो बेबी होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल रो में चलते हैं। तो वहीं से ये निकला है गेट वंस डक्स इन ए रो, मतलब कि बिल्कुल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना, सीध में चलना। बत्तख अक्सर तालाब में एक सीधी लाइन में चलती है, खासकर जब माँ बत्तख के उनके बेबी के आगे होती है तो उसके बच्चे जो है वो पीछे पीछे लाइन में आते हैं। एक व्यवस्थित और अनुशासित देखने में लगता है, तो वहीं से ही ये चीज़ बनी। तो आप इसको ईजिली आप इस इमेज से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट आउट ऑफ हैंड। ईजी हो जाएगा, मतलब कि कंट्रोल से बाहर होना, है ना, कि आप कहते हैं ना कि मेरे हाथ से ये चीज़ बाहर है। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, ठीक है। गेट आउट ऑफ कंट्रोल, हाथ से बाहर जाना, बेकाबू होना। इजी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। घोड़े की लगाम से इसका रिलेशन है। यदि घोड़े की लगाम हाथ से छूट जाए, यानी गेट आउट ऑफ हैंड हो जाए, तो घोड़ा अनियंत्रित हो जाता था और वो खतरनाक स्थिति बन जाती थी, बेकाबू हो जाता था, ठीक है। तो गेट आउट ऑफ हैंड, घोड़ा अनियंत्रित हो चुका है, तो आप इससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। वैसे ईजी कहूँगा मैं। नेक्स्ट इडियम है गेट समवन्स गोट। इंटरेस्टिंग है, क्यों है, इसका पहले मीनिंग देखते हैं। टू इरिटेट समवन, किसी को अत्यधिक चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना। अब देखो, टू मतलब गेट समवन्स गोट, जो हॉर्स रेसिंग होती है ना, उसकी दुनिया से यह मुहावरा निकला है। क्यों? क्योंकि जो पहले घोड़े होते थे उनको शांत रखने के लिए उनके जो अस्तबल है उसमें बकरी, गोट को रखा जाता था। बकरी घोड़े को मानसिक संतुलन और मानसिक उसका सुकून देती थी। किसको? घोड़े को, शांत रखती थी उसको। अगर किसी ने दूसरे के घोड़े की बकरी चुरा ली, गोट द गोट, तो घोड़ा परेशान हो जाता था और दौड़ में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता था। इसी से किसी की गोट लेना, उसको यानी कि आपने परेशान कर दिया है, कि किसी को परेशान करना, चिढ़ाना, ठीक है। समझ चुके होंगे, किसी की गोट लेना कुल मिलाकर हॉर्स रेसिंग से निकला है। हॉर्स रेसिंग में घोड़ों के पास उनको शांत, उनका दिमाग शांत रखने के लिए, है ना, उनको शांत रखने के लिए, मतलब उनकी जो एक कह सकते हैं मतलब एनर्जी है, उनको फोकस रखने के लिए वहाँ पर बकरियों को रखा जाता था। अब मान लो यहाँ पर अलग अलग कंटेस्टेंट्स की घोड़े रखे हैं, बकरी रखी है, तो मतलब ये जो बंदा है किसी दूसरे की बकरी को चुरा रहा है ताकि उसका घोड़ा अनस्टेबल हो जाए, ठीक है। तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, मतलब किसी को चिढ़ाना, इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना, अगर आप दूसरे की बकरी चुरा लेंगे तो, ठीक है। उस सेंस में इसको याद रखना है, इडियम आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट। चेस्ट यहाँ पर हर्ट, आपकी चेस्ट में ही हर्ट होता है, उससे इसका रिलेशन है। एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जो आपको परेशान कर रही है कोई बात, उस चीज़ को एक्सप्रेस करना। सेना में, खासकर युद्ध के माहौल में, अक्सर सैनिकों को भावनात्मक तनाव, डर या फिर अपराध बोध होता था। जैसे किसी साथी सैनिक की मौत का गम हो जाए, या फिर कोई कठिन निर्णय लेना हो, गोली चलाना, किसी को मार देना। युद्ध के बाद जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, उससे जुड़ी हुई बातें, ये सभी आपको परेशान कर सकती हैं अगर आप सेना में हैं। ऐसे में यदि कोई सैनिक अपनी इन भावनाओं को अपने कमांडिंग ऑफिसर, काउंसलर या अपने साथी से साझा करता था, तो कहा जाता था कि उसने अपनी दिल की बात कह दी है।
यानी गेट समथिंग ऑफ, उसने अपनी चेस्ट से, अपने हार्ट से कोई चीज़, कोई बात को जाहिर किया है, तो अपने अपने मन की बात उसने कही है। तो ये इडियम वहीं से बना है, आपको इसी कंटेक्स्ट में इसको याद रखना है। हिस्ट्री है तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। इमेज देख सकते हैं आप, यहाँ पर युद्ध चल रहा है, इसके साथ ही मतलब छुपे हुए हैं कई बंकर में। तो ये अपने चेस्ट की, अपने हार्ट की, अपनी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर रहा है इसमें लिख कर, ठीक है। अब ये लेटर अपने किसी साथी को, किसी अपने कमांडिंग ऑफिसर को भेजेगा, ठीक है। तो अपने मन की बात कहना। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट द एक्स। अब ये मतलब मीनिंग हो जाता है लॉस द जॉब, मतलब कि नौकरी खोना। इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें। इसकी जड़ें मध्यकालीन परंपरा से जुड़ी हैं, जहाँ पर कुल्हाड़ी का संबंध दंड या निष्कासन से होता था, है ना। अब राजा के ज़माने में राजद्रोहियों का सिर काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग होता था। इसी से यह प्रतीक बना कि जब किसी को एक्स मिली, मतलब किसी को कुल्हाड़ी मिलती है, तो उसका अंत नज़दीक है, मतलब उसका सिर कटने वाला है, ठीक है। अब जैसे राजा है, ये उसको मतलब एक्स इसको देने का मतलब है कहीं ना कहीं इसका सिर काटेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इसको मौत मिलेगी, है ना, मुक्ति मिल जाएगी इसको। बाद में ये मतलब ऑफिस, नौकरी के संदर्भ में आ गया। तो अब नौकरी के सेंस में अगर आया है तो सीधी सी बात है, उसकी नौकरी खा जाना, सीधा सा, है ना, उसकी नौकरी को काट देना, ख़त्म कर देना उसकी नौकरी को, है ना। जैसे कहते हैं 3 एम्प्लॉयज़ गोट द एक्स लास्ट फ्राइडे, मतलब कि 3 एम्प्लॉय ने लास्ट फ्राइडे में अपनी नौकरी गंवा दी, अपनी नौकरी से वे हाथ धो बैठे। तो गेट द एक्स मतलब कि कुल्हाड़ी को पाना। आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि राजा महाराजा ने कुल्हाड़ी को मतलब किसी को दिया था, मतलब उस समय में अगर किसी को दिया होता कुल्हाड़ी को, तो कहीं ना कहीं उसका जीवन का अंत आने वाला है ना, ख़त्म होने वाला है उसका जीवन। जैसे ये इसको एक्स दे रहा है, मतलब कि ये अपना जीवन अपना इसका समाप्त होने वाला है। तो ऐसे ही अभी प्रेजेंट में अगर कोई नौकरी के संदर्भ में ये यूज़ होने लगा, ऑफिस के कंटेक्स्ट में यूज़ होने लगा, अगर आपको कोई कुल्हाड़ी दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो नौकरी है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इडियम आपको याद हो चुका होगा। नेक्स्ट इडियम है गेट द हैंग ऑफ, मतलब कि लर्न हाउ टू यूज़, गेट द मेन आइडिया, समझना किसी चीज़ को, गेट द हैंग ऑफ। अब यह जो मुहावरा है किसी उपकरण को ठीक से उपयोग करने की क्रिया से आया है। पुराने ज़माने में जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण, औजार को सीख रहा होता है, तो उस चीज़ का हैंग मतलब पकड़ना, ठीक है, उसकी सही पकड़ या दिशा, तरीका समझना पड़ता था। धीरे धीरे यह अभिव्यक्ति जो है किसी चीज़ की समझ, अभ्यास प्राप्त करने के सामान्य अर्थ में इस्तेमाल होने लगी, ठीक है। गेट द हैंग ऑफ मतलब कि किसी चीज़ को समझना, उसकी प्रोसेस को समझना, इसको चलाने का तरीका समझना। जैसे हथौड़ा इस पर चला रहा है तो कहीं ना कहीं इसने इसको हैंग किया हुआ है, पकड़ा हुआ है ना। सही पकड़ इसको, इसकी हथौड़े की, हैमर की, इसकी सही पकड़, इसको सही से हैंग कैसे किया जाता है, उसका तरीका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मेन आइडिया को समझना, लर्न हाउ टू यूज़ की कैसे इसको यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को समझना। तो मीनिंग हो जाएगा इसका किसी चीज़ के मेन आइडिया को समझना या फिर किसी चीज़ को करने का उसका तरीके को समझना, गेट द हैंग ऑफ, ठीक है। गेट द हैंग ऑफ किसी की पकड़ को समझना, पाना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा हमारा गेट द मैसेज। गेट द मैसेज का मतलब समझना। आपने जैसे कहते हैं ना, यू गॉट द मैसेज, तुमने मैसेज को समझ लिया। तो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्प्लाइड बाय ए रिमार्क और एक्शन, ईजी हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ भी सकते हैं। ही गॉट द मैसेज मतलब कि उसने समझ लिया, मतलब उसने मैसेज को समझ लिया, ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट द पिक्चर, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, स्थिति को समझना। ये भी मैं तो ईजी कहूँगा। जैसे हम ये वाला गेट द मैसेज यूज़ करते हैं, ऐसे ही गेट द पिक्चर मतलब कि आपने पिक्चर को समझ लिया है। ये वाक्य तब बोला जाता है जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति की जटिलता को नहीं समझ पा रहा हो और उसे ध्यान से पूरी तस्वीर देखने की ज़रूरत हो, यानी सारे पहलुओं को समझने की ज़रूरत हो, तब कहते हैं गेट द पिक्चर। इस पिक्चर को मतलब कि स्थिति को, इसमें स्थिति को समझ जाओ। जैसे ये लड़का मतलब कि इस लड़के को समझाया जा रहा है इस पिक्चर के बारे में, इसमें सभी मतलब हिस्टोरिकल कोई पिक्चर है उसके बारे में इसको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहेंगे गेट द पिक्चर, स्थिति को समझो। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट द सैक, बी डिसमिस्ड मतलब कि बर्खास्त होना। ये भी इंटरेस्टिंग है। सैक मतलब होता है बोरा, है ना, जो हम गांव में बोरा यूज़ करते हैं ना। यह मुहावरा उस समय से जुड़ा है जब मजदूर और कारीगर स्थायी कर्मचारी नहीं होते थे। वे अपने औजार एक बोरे में, एक सैक में लेकर काम पर आते थे। आज भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को। काफ़ी जो मतलब मिस्त्री मजदूर लोग होते हैं वे बोरे में, कोई कट्टे में अपनी चीज़ें लेकर आते हैं। अगर किसी को काम से निकाला जाता है तो उसे उसकी बोरी पकड़ा दी जाती थी ताकि वह अपने औजार समेट कर चलता बने।
इस तरह बोरी मिलना काम से निकाले जाने का संकेत बन गया। तो गेट द सैक, आपको अपनी बोरी वापस मिल गई है, तो कहीं ना कहीं आप को काम से निकाल दिया गया है। तो वही इसमें सेंस निहित है, ठीक है। तो मतलब कि काम से बर्खास्त किया जाना, आजकल इसको प्रेजेंट में भी यूज़ किया जाने लगा, चाहे वो उसी सेंस में हो, चाहे वो ऑफिस के सेंस में हो, किसी भी सेंस में हो, कि आपको बर्खास्त कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। नेक्स्ट इडियम है गेट द अपर हैंड, मतलब कि टू गेट एन एडवांटेज, फ़ायदा पाना। अब देखो बॉक्सिंग से आया है। बॉक्सिंग में अगर हाथों से लड़ाई होती है, अगर आपके पास अपर हैंड है, मतलब आपने कहीं ऊंचाई पर हमला किया है, पहले हमला किया है, ठीक है, तो आपके पास एक एज आ जाती है, आप कहीं ना कहीं लीड में हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। कुश्ती या शारीरिक मुकाबलों से आया है। जब दो व्यक्ति की हाथों से लड़ाई हो रही होती है, तो जिसके हाथ ऊपर रहते हैं, अपर हैंड होता है, तो वो आमतौर पर अधिक ताकतवर या नियंत्रण में होता है, कंट्रोल उसका ओपोनेंट पर ज़्यादा होगा। ऐसे में कहा जाता है कि उसके पास अपर हैंड है, यानी बेहतर स्थिति में है, कहीं ना कहीं फ़ायदा पा रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये देख सकते हैं यहाँ पर भी आप, जिसका अपर हैंड है मतलब वो फ़ायदे में रहेगा। और ये तो देख ही सकते हैं अपर हैंड है, ऊपर वार करके एक एज बनाई है, एक ये लीड में है, इसको फ़ायदा मिला है, ठीक है। तो अपर हैंड रखना किसी चीज़ पर, आप कहीं ना कहीं फ़ायदे में है, एडवांटेज में है। नेक्स्ट इडियम है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। ये भी इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट द डे इन ए बैड मूड, या फिर विच कंटिन्यूज ऑल डे लॉन्ग। दिन की ख़राब शुरुआत करना, कोई दिन है आपका बैड, मतलब कि ख़राब मूड में आप उठे हैं और उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा दिन ख़राब हो चुका है। अब देखो एंशेंट रोम से आया है। रोमन में बाईं और लेफ़्ट साइड से उठना, या बाईं ओर से किसी काम को या बाएं हाथ से काम करना अशुभ माना जाता था। वे मानते थे बाईं दिशा में बुरी शक्तियाँ होती हैं, और अगर कोई व्यक्ति दिन की शुरुआत मान लो बेड से उठा और वो भी लेफ़्ट साइड उठ गया, है ना, लेफ़्ट साइड ही है ये मानते थे कि उसका दिन अब खराब जाएगा। इसलिए उन्होंने ये मान्यता बना ली कि बिस्तर से गलत या फिर बाईं ओर उठना दुर्भाग्य, चिड़चिड़ेपन की निशानी होती है। तो दिन की खराब शुरुआत कर ली है आपने। डायरेक्ट भी पढ़ेंगे तो भी आप बिना एस के इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप रॉन्ग साइड से, बेड की रॉन्ग साइड से उठे हैं, तो ये आपका दिन बहुत ज़्यादा ख़राब जाने वाला है। नेक्स्ट इडियम है गेट विंड ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ की हवा, कहते हैं ना एक लहर चल रही है, एक हवा में कोई मतलब चीज़ का होना। हियर अबाउट समथिंग, कम टू नो, या फिर टू लर्न समथिंग, हवा लगना, कोई हवा में खबर का पता लगना। नौसैनिक जहाज़ से इसका रिलेशन है। हवा की गति और दिशा से यह भाप लेते थे कि दुश्मन का जहाज़ किधर से आ रहा है, उनके पास आ रहा है, कितनी दूरी पर है। तो वे हवा की गति और दिशा से इतना एक्सपीरियंस रखते थे, वे आसानी से समझ पाते थे। इसी आधार पर गेट विंड का प्रयोग सूचना या फिर गंध के लिए होने लगा। कुछ जो सीक्रेट बातें हैं उनके लिए होने लगा। जैसे ये देख सकते हैं इसको, हवा के एक दौर से, जैसे हवा चल रही है उसके माहौल से चीज़ों का पता लग रहा है, तो ये चीज़ों को, सीक्रेट बातों को ये सुन पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, फील कर पा रहा है। किसी रहस्य या गतिविधि का संकेत होना भी इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री इसकी मतलब शिप से है। शिप में मतलब जो ओपोनेंट की, विरोधियों की, हमलावर की जो शिप सामने से आ रही होती थी दूरी से, तो वे हवा की एक पैटर्न से, एक माहौल से, एक मतलब उसके तरीके से उस चीज़ को भांप लेते थे। उसी से ये इडियम निकला है, मतलब कि किसी चीज़ की खबर लगना, हवा लगना, ठीक है। गेट विंड ऑफ समथिंग। गेट योर एक्ट टुगेदर, मतलब कि ऑर्गेनाइज योर वर्क इन ए बेटर वे, काम को बेहतर तरीके से करना। एक्ट का मतलब होता था ड्रामा, परफॉर्मेंस, ठीक है। ये बेसिकली थिएटर से निकला है। जब कोई अभिनेता, परफॉर्मर अच्छी तरह से तैयारी नहीं करता था तो निर्देशक क्या कहता था, गेट योर एक्ट टुगेदर, यानी कि अपनी प्रस्तुति, जो आपका एक्ट है उसको तरीके से करो, अच्छे से करो, है ना, और फिर अच्छे से प्रदर्शन दो। जैसे देख सकते हैं अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, डायरेक्टर आई, इसने ये चिल्ला गई, तो इसने क्या कहा, गेट योर एक्ट टुगेदर, मतलब कि अपना काम एक अच्छे तरीके से करो, ठीक है, मतलब कि प्रॉपरली करो और दोबारा से मतलब कोशिश करो। तो काम को बेहतर तरीके से करना, अपना काम को, अपने एक्ट को मतलब तरीके से करना। तो आप देख सकते हैं इसका मेन थीम ये है। और ये भी इसका मतलब जैसे देख सकते हैं कोई अफसर है, ये अपने सैनिकों को यही कह रहा है, गेट योर एक्ट टुगेदर, अपना काम तरीके से करो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थिएटर आर्ट से निकला है, वहीं से ही निकला है, जहाँ पर एक्ट को, इस एक्ट को मतलब कहा जाता है जब ये ठीक नहीं कर रहा है कि गेट योर एक्ट टुगेदर, मतलब अपना एक्ट तरीके से करो। नेक्स्ट इडियम है गेट योर मनीज वर्थ। तो पढ़कर ही पता लग रहा है आपके जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक जगह लगने चाहिए, जितना आपने अमाउंट दिया है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू, यह उस समय से प्रयोग में आ रहा है जब बाज़ारों और व्यापार में वस्तुओं के मूल्य और गुणवत्ता को लेकर अधिक जागरूकता आने लगी थी।
लोग चाहते थे कि वे जितना पैसा खर्च करें उनके बदले में उतनी ही या फिर अधिक गुणवत्ता वाली चीज़ मिले। ये तो आज भी है, आप कुछ खरीदते हैं तो आप चाहेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ उसमें मिले। तो गेट योर मनी इज़ वर्थ, ईजी हो जाएगा, ईजी मानूंगा, पैसा वसूल कोई चीज़ होना। नेक्स्ट इडियम है गेट योर ओन वे, मतलब कि परसुएड अदर पीपल टू लेट यू डू व्हाट यू वांट, अपनी बात मनवाना। ठीक है, गेट योर ओन वे। अब वे का प्रयोग यहाँ पर इच्छा या रास्ता के रूप में हुआ है, यानी कोई व्यक्ति चाहता है कि चीज़ें उसके तय किए गए रास्ते पर, उसकी जो मन की इच्छा है उसके तरीके से हों, उसके तय किए गए रास्ते पर, उसी के रास्ते पर हों, उसके तरीके से हों, अपनी बात मनवाना, गेट योर ओन वे। ठीक है, गेट मतलब पाने से या फिर मनवाने से रिलेट कर सकते हैं आप कि आपने अपने तरीके से चीज़ों को पा लिया है, किसी को मना लिया है। जैसे कोई आया था, मतलब सभा में आया था, इसने अपनी चीज़ों को मनवा लिया है, कुछ ये एक प्रोजेक्ट लाया था तो सब मान गए हैं, तो इसने अपने वे में, अपने ओन वे, मतलब इसने अपने वे में चीज़ों को मना लिया है। ठीक है, लोगों को मना लिया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट्स इन हिज टीचर्स हेयर, एनोइज हिज टीचर, मतलब कि अपने शिक्षक को परेशान करना। अब यहाँ पर हिज टीचर की जगह कोई भी आ सकता है, तो कुल मिलाकर गेट्स और हेयर को आप रिलेट करेंगे। कोई किसी के बालों में फंस गया है, मान लो आपके बालों में मक्खी घुस गई है या कुछ फंस गया है, तो कहीं ना कहीं आप इरिटेट तो होंगे ही। तो सीधा सा बनना है ये द टीचर, ये टीचर की सेंस में आ गया, अपने शिक्षक को परेशान करना। गेट्स इन समवन्स हेयर, इसका शाब्दिक अर्थ किसी के बालों में आ जाना है, लेकिन इसका असली आशय ये है कि किसी को बार बार परेशान करना है, किसी के लिए सिर का दर्द बन जाना। कहते हैं ना कि ये तो मेरे सिर का दर्द बन गया है। ये जो वाक्यांश है उस समय से जुड़ा है जब लोग बालों में फंस जाना या बालों में उलझ जाना कोई एक झंझट या रुकावट की तरह महसूस करते थे। जैसे कोई चीज़ आपके बालों में फंस जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी तरह से ये इडियम बना है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान करे, वह आपके बालों में फंसा हुआ महसूस होता है कि ये तो मेरे बालों में फंस गया। इसका मीनिंग हो जाएगा अपना किसी को परेशान करना। कोई चीज़ आपके बालों में फंसी है, वो चीज़ आपको परेशान करेगी। जैसे देख सकते हैं, बच्चा है, ये टीचर को परेशान कर रहा है, यानी इसके बालों में ये कुछ दिक्कत दे रहा है, फंस चुका है, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा गेटिंग ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, ईजी हो जाएगा, पाना ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। लीज तो आपको पता ही होगा, लीज एक कानूनी शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी संपत्ति को तय सीमा के लिए किराए पर देना। जब कोई किराएदार अपनी संपत्ति को लीज बढ़वाता है तो मतलब उसका नया अधिकार मिल जाता है, उसको नया जीवन मिल जाता है। तो वहीं से शुरुआत हुई, ए चांस टू कंटिन्यू लिविंग और टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर अगेन, बिकेम एनर्जेटिक अगेन, मतलब कि नया जीवन मिलना। आपको अपनी ज़मीन की एक नई लीज आपने पा ली है, मतलब कि आपका जीवन काल बढ़ गया है, आपको नया जीवन मिल चुका है। इस तरह से आपको ये रिलेट करना है। जैसे ये था, जीवन हार चुका था, लेकिन अगेन इसको नई लाइफ मिली है, गेटिंग ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। इसको लीज पर अपनी लाइफ जो है उसकी लीज इसकी बढ़ चुकी है ना, नई लीज पर मिल चुकी है, तो मीनिंग हो जाएगा नया जीवन मिलना। नेक्स्ट इडियम है गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, मतलब कि झुंझला देना, वो ही है गेटिंग समवन्स हेयर। तो मतलब किसी के बालों में फंस जाना, बालों के पास कोई चीज़ का आना, बालों में कोई चीज़ उलझ जाना, चिड़चिड़ाहट पैदा करता है, इरिटेशन करता है, एनॉय करता है। तो ये इडियम अभी हमने किया, तो उसी से ही इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली, टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली, एबिलिटी टू कन्विंस, जुबान पर सरस्वती का वास होना, वाक्पटुता की क्षमता, ये सब चीज़ हम कहते हैं। एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली मतलब कि अच्छे से बोलना, वाक्पटुता ये होता है बोलने की एक अच्छी क्षमता होना, अच्छी तरह से बोलना। और कन्विंस करना किसी को, मतलब आप किसी को कन्विंस कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में बोलने की एक अच्छी क्षमता है। अब जो एक गैप शब्द है ना, इसका मतलब होता है बक बक करना या फिर बोलना। गैप मूलतः एक निगेटिव वर्ड था जिसका अर्थ होता था ज़्यादा बोलना, बेमतलब बोलना, लेकिन जब इसे गिफ्ट ऑफ द गैप कहा गया तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास कोई मतलब एक उपहार स्वरूप आपको बोलने की कला मिली है। ऐसा व्यक्ति जिसे बोलने का ऐसा कौशल मिला है कि वह लोगों को आसानी से कन्विंस कर सके, प्रभावित कर सकते। तो इस तरह से इसको रिलेट करेंगे। गैप का मतलब होता है बक बक करना या फिर बोलना, और आपको वो चीज़ गिफ्ट में मिली है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ मतलब बोलने की कोई एक कला कौशल आपको वो उपहार स्वरूप आपको बचपन से कह सकते हैं मिली है। ठीक है, तो मतलब हो जाएगा वाक्पटुता की क्षमता, अच्छा बोलने की आपके अंदर क्षमता है। नेक्स्ट इडियम है गिव ए फ्री हैंड, ईजी है, आपने ये चीज़ सुनी भी होगी, गवर्नमेंट ने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है, मतलब कि खुली छूट दे दी है।
टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग, कंप्लीट लिबर्टी हो जाएगा, ईजी कहूँगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी से ही रिलेटेड है, युद्ध और राजनीति की पृष्ठभूमि से। मतलब जब राजा अपने सेनापति को, अपने जो जनरल होता था उसको फ्री हैंड देता था, मतलब कि उसको पावर पूरी, मतलब फ्री, कुछ भी करने के लिए वो स्वतंत्र है। नेक्स्ट इडियम है गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, मतलब कि टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, स्पीकिंग शार्पली, स्कोल्डिंग, रिप्रीमेंड, ये सभी आप देख सकते हैं। रिप्रीमेंड भी हमने कर रखा है, ये सभी ट्रिकों से काफ़ी अच्छी तरह से याद कर रखे हैं। रे प्रेमानंद बाबा जी को रिलेट कर रखा था, रे प्रेमानंद बाबा जी ने डांट फटकार लगा दी थी तुझे, है ना। तो कुल मिलाकर गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड मतलब अपने दिमाग का, अपना जो एक सोचने समझने का एक वो होता है ना, उसका एक टुकड़ा देना। तो आप डांट फटकार लगा रहे हैं, आपके दिमाग में कोई निगेटिव चीज़ें चल रही हैं और उस चीज़ का एक टुकड़ा सामने वाले को ट्रांसफ़र कर देना। आपने डांट फटकार लगा दी है। माइंड शब्द जो है केवल सोचने की शक्ति ना होकर भावना, विचार, इच्छाओं को भी दर्शाता था। इसका अर्थ था कि आप अपनी सोच या फिर गुस्से को किसी के सामने खुलकर व्यक्त कर रहे हैं, उसका एक टुकड़ा सामने वाले को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, खासतौर पर जब आप नाराज़ और असंतुष्ट हैं। तो जब आपकी वही सोच सामने वाले के पास जाएगी तो वो डांट की सेंस में जाएगी। आप असंतुष्ट है किसी चीज़ से, गुस्सा है, और वो गुस्से वाली चीज़ ही बच्चे के ऊपर आ रही है, तो वो मतलब सीधी सी बात है, डांट फटकार के सेंस में ही जाएगी। ठीक है, तो गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, आपको ये रिलेट रखना है कि गुस्से में असंतुष्ट हैं आप, नाराज़ हैं, उसी की सेंस में अपने दिमाग का कोई मतलब पार्ट है, एक हिस्सा है उस मतलब सोच का, वो आप सामने वाले पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप डांट की सेंस में ही उससे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा गिव ए वाइड बर्थ टू, पढ़कर लग रहा है कि वाइड बर्थ मतलब कि मतलब जगह देना, तो मतलब भी वही है। टू स्टे अवे फ्रॉम मतलब कि थोड़ा दूर रहना, थोड़ी दूरी बना कर रखना। बर्थ का अर्थ होता है किसी जहाज़ के लिए लंगर डालने या खड़ा होने की सुरक्षित जगह। वैसे बर्थ आपके ट्रेन की बर्थ होती है, लेकिन जहाँ पर ये जहाज़ खड़े होते हैं ना, तो लंगर डाला जाता है तो आसपास वो कहीं मतलब जैसे पानी है तो वो स्लाइड होता रहेगा थोड़ा बहुत, ऐसा तो है नहीं मतलब यहाँ पर कहीं फिक्स हो गया तो बिल्कुल ही फिक्स हो गया, तो वो थोड़ा सा इधर भी जाएगा, धीरे धीरे फिर इधर आ जाएगा, ऐसे हिलता रहेगा मतलब इधर उधर। तो जो ये जगह मतलब थोड़ा सा देख कर खड़ा करना पड़ता है। लंगर जो है देख कर डाला जाता है, तो उसको बर्थ कहते हैं। जब नाविक या फिर कप्तान अपने जहाज़ को किनारे या फिर अन्य जहाज़ के पास खड़ा करते हैं तो उसे पर्याप्त जगह देनी होती है ताकि टकराव न हो। इसी को कहा गया गिविंग अ वाइड बर्थ, मतलब कि पर्याप्त दूरी रखना। तो आप आसानी से इसको इस शिप से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि दूर रखना किसी से। गिव एंड टेक, लेन देन, एडजस्टमेंट, ओब्लाइजिंग ईच अदर म्यूचुअली। ठीक है, तो मतलब हो जाएगा आपसी समझौता होना। पढ़कर ही पता लग रहा है, इजी है। तो देख सकते हैं जैसे हम पैसे देते हैं उसके बदले सामान देते हैं, तो हम आपसी समझौता करते हैं। ठीक है, म्यूचुअली हम चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिख रही है, पढ़ सकते हैं। ईजी इडियम है। नेक्स्ट इडियम है हमारा गिव इन। गिव इन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इडियम है, फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं। मतलब होता है यील्ड। यील्ड भी मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है, दो मतलब होते हैं, एक हार मानना है और एक उपज। गिव के साथ इन जुड़ा हो तो इसका मतलब बदल जाता है, और मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब अंदर झुक जाना, है ना, गिव इन। तो यानी किसी दबाव या ताकत के आगे हार मान लेना। फ्रेजल वर्ब है, दिक्कत दे सकती है, लेकिन फिर भी इमेज से आप देख सकते हैं। गिव इन को आप वैसे भी याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, लेकिन नहीं होती है फ्रेजल वर्ब में, छोड़ दें, वहाँ पर टैकल करेंगे। गिव के साथ इन जुड़ा हो तो मतलब हो जाता है हार मानना, है ना, अंदर झुक जाना। ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि इन मतलब कोई चीज़ अंदर आया और मतलब कि झुक जाना, तो दबाव या फिर ताकत के आगे हार मान लेना, इसका मीनिंग हो जाता है हार मानना। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा गिव इट ए शॉट या फिर बिल्ड। अब मतलब हो जाता है टू ट्राई आउट समथिंग। अब शॉट आपको पता ही होगा, गोली चलाना, तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मौका आपको दिया गया है, प्रयास कर रहे हैं आप। वर्ल्ड का मतलब होता है तेज़ी से घुमाना, जैसे ये है ना चरखा। इस मुहावरे का संबंध पुराने टाइम के मिक्सर या फिर पहियों या फिर घूमने वाली चीज़ों से हो सकता है, जहाँ कुछ नया आजमाने के लिए उसको घुमाना पड़ता था। तो आप वर्ल्ड से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। शॉट तो आपको कहीं ना कहीं मौका दिया जाता है, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। दोनों मुहावरे कोशिश करने की सेंस में है, प्रेरित करते हैं कोशिश को। एक समय में गोली चलाने जैसा प्रयास और दूसरे में घुमाना देखने जैसा प्रयास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों में प्रयास की बात हो रही है, कोई आप चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमेज देख सकते हैं आप, मतलब कि गिव इट अ शॉट, ये शॉट मारने की कोशिश कर रहा है और ये घुमाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा गिव मी ए हैंड विद।
अब कहते हैं ना हाथ बढ़ाकर मतलब हेल्प करो, हाथ बढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं वही है हेल्प मी, असिस्ट मतलब मदद करना। गिव मी ए हैंड विद मतलब कि हाथ बढ़ाओ, आगे आकर मेरा हाथ पकड़ो, हाथ बढ़ाओ तो मेरी मदद करो। हैंड यानी हाथ का प्रयोग यहाँ मदद और सहयोग का प्रतीक है। जब कोई कहता है गिव मी ए हैंड तो मतलब असल में वह कह रहा होता है मुझे अपना हाथ दो, मतलब मेरी मदद करो। ठीक है, इजी इडियम है। नेक्स्ट है गिव वन सेल्फ एयर मतलब कि प्रिटेंड टू बी गुड, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करना। अब जैसे एयर्स है ना यहाँ पर, इसका जो अर्थ है शो ऑफ या फिर बनावटी रवैये से है। उस समय समाज के जो अपर क्लास के लोग थे अक्सर पहनावे, बोलचाल और हाव भाव में खास तरह की नकली भव्यता दिखाते थे। जब कोई साधारण व्यक्ति उनकी नकल करता था तो वो कहा जाता था कि वो एयर्स में उड़ रहा है, मतलब हवा में है, यानी अपने आप को कुछ समझ रहा है, हवा में उड़ रहा है। कहते हैं ना कि ये तो हवा में उड़ रहा है, हवाओं में है ये तो खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करना। उस तरह से आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं, फ़ोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। गिव वन सेल्फ एयर, अपने आप को हवा में उड़ाना। तो आपने ये चीज़ तो हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं, हवा में उड़ाना मतलब हवा में उड़ना, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करना, या फिर वो मतलब घमंड में है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा गिव समबडी ए रिंग। अब किसी को कॉल करना, रिंग कहते हैं ना, रिंग किसी को रिंग करके बुला लो। कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन करना। जब टेलीफोन आम हो गए थे उस समय घुमाकर नंबर डायल करने वाले टेलीफोन इस्तेमाल होते थे, जिनमें कॉल आने पर एक घंटी, एक रिंग बजती थी। इसलिए जब किसी का कॉल आ जाता था तो कहा जाता था गिव हिम ए रिंग, यानी कि उसे एक घंटी दो, मतलब फ़ोन कर लो उसको। ठीक है, जैसे मिस कॉल होती है ना तो उसको एक रिंग कर लो। कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है गिव सम वन द कोल्ड शोल्डर, मतलब कि डेलिबरेटली इग्नोर करना, किसी को अवॉइड करना। टू बी अनफ्रेंडली टुवार्ड समवन, जानबूझकर उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना। अब हिस्ट्री से रिलेटेड है, इंटरेस्टिंग है। पुराने समय में जब कोई मेहमान राजा या घर के जिम्मेदार व्यक्ति को पसंद नहीं आता था, उसे संकेत देना होता था कि वो उसके जाने का समय, इसको भगाओ यार। तो वो उसके खाने में ठंडा मांस का एक कंधे का टुकड़ा परोसा जाता था, मतलब कि मटन में जो एक कोल्ड शोल्डर को परोसा जाता था। सीधी सी बात है, मटन उस समय का खाना। अब कोई आप मतलब ठंडा खाना किसी को परोस रहे हैं, यह एक तरीका था मेहमान को बिना कुछ कहे संकेत देने का कि वो अब अवांछित है, अब उसको कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, अब उसे चले जाना चाहिए। यानी कि गर्मजोशी से स्वागत करने की बजाय उसे ठंडा और बेरुखा खाना दिया जाता था। ठीक है, कोल्ड शोल्डर दिया जाता था, किसका, मटन का कोल्ड शोल्डर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खाना उसको बेकार दिया जाता था, ठंडा दिया जाता था। ये उसको फील कराया जाता था कि अब उसके जाने का समय है, भगा दो इसको। ठीक है, तो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर आपको इसी हिस्ट्री से रिलेट करना है और इसी इमेज से आपको इसको रिलेट करना है, आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा गिव समवन द स्लिप, इवेड और एस्केप फ्रॉम समवन, मतलब कि चंगुल से भाग जाना। देखो स्लिप होता है ना, आप फिसल गए किसी चीज़ से, जैसे कहते हैं ना ये चीज़ मेरे हाथ से स्लिप हो गई, तो वही है गिव समवन द स्लिप, किसी के चंगुल से भाग जाना। वैसे इसका हिस्टोरिकल जो है वो शिकारी से है, शिकारी जैसे अपना कुत्ता होता है इसको स्लिप कहते थे, लेकिन मैं आपको फिसलने वाले स्लिप से बता रहा हूँ। तो आपके हाथ से कोई चीज़ स्लिप हो गई है, मतलब आपके चंगुल से कोई चीज़ भाग गई है। लेकिन यहाँ पर जो शिकारी कुत्ता होता है वो उसका जो गले में जो ये पट्टा होता है ना, जैसे ये ले रहा है, इसको स्लिप कहते थे। तो कुल मिलाकर उसी से ये रिलेट करता है, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा इजी मेरे हिसाब से स्लिप से डायरेक्ट रिलेट करें कि कोई चीज़ आपके हाथ से स्लिप हो गई है तो आपके चंगुल से कोई चीज़ बाहर निकल चुकी है, तो इवेड हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी फ्रॉम समवन, तो वो छुटकर भाग गई है। नेक्स्ट इडियम है हमारा गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। अब देखो मीनिंग हो जाता है इसका एक्सेप्टिंग समथिंग समवन एज ऑनेस्ट और डिजर्विंग ऑफ ट्रस्ट इवन दो देयर आर डाउट्स, किसी चीज़ में डाउट्स है लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेना। रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अनटिल प्रूवन अदरवाइज, मतलब कि किसी को जब तक उसका मतलब जो दोष है वो प्रूव नहीं हुआ है लेकिन उसको इनोसेंट मतलब ट्रीट करना, मतलब उसके संदेह का लाभ देना। देखो मान लो कोई कोर्ट में गया, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी गया, मान लो आप बिल्कुल ठीक है, आपने कुछ नहीं किया है लेकिन आप कोर्ट में गए हैं, तो कहते हैं ना आप एक सामने वाले के मन में एक ये आ जाएगा कि इसने कुछ ना कुछ किया है तभी ये आया है। लेकिन जब तक वो चीज़ प्रूव नहीं होगी तब तक सभी का दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि ये मतलब दोषी है या ये निर्दोष है।
तो ऐसे ही ईडियम में अगर हम कहेंगे गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, मतलब डाउट वो संदेह के घेरे में है लेकिन फिर भी उसको बेनिफिट देना, कहने का मतलब है संदेह का लाभ देना कि आपने उसको ट्रस्ट कर लिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि वो निर्दोष है, ठीक है। उसमें डाउट होने के बावजूद भी आप उसको बेनिफिट दे रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में शक हो लेकिन आपके पास पक्के सबूत न हो तो आप उसे निर्दोष मानते हैं, ठीक है। कोर्ट में भी यही चलता है, अगर किसी के पास पक्के सबूत नहीं है किसी के खिलाफ तो उसको निर्दोष ही माना जाएगा, यानी उसे दोषी न मानकर उसको फ़ायदा देते हैं, ठीक है। अगर किसी अभियुक्त के खिलाफ पूरे प्रमाण नहीं है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यही सोच आगे चलकर इसी मुहावरे में डल गई कि उसको उसके डाउट का बेनिफिट दिया जा रहा है तो उसको निर्दोष माना जा रहा है क्योंकि पक्के सबूत उसके खिलाफ नहीं है। तो इस तरह से आपको ईडियम को एक बार पढ़ना है, आपको ईडियम हमेशा के लिए याद रहेगा। गिव अप ईजी है, स्टॉप डूइंग इट मतलब कि हार मानना ईजी वर्ड है। गिव अप द गोस्ट मीनिंग हो जाता है टू डाई, मरना, टू स्टॉप वर्किंग, बंद पड़ जाना। अब बाइबल में गोस्ट का मतलब आत्मा, सोल, स्पिरिट होता था। अब देखो बाइबल में एक लाइन लिखी हुई है, मतलब लाइन थी, देन जीसस क्राइड अगेन विद ए लाउड वॉइस एंड गिव अप द गोस्ट, मतलब कि जीसस जो है, यीशु जो है ऊंचे स्वर में मतलब कि उन्होंने चिल्लाए, पुकारा और अपने प्राण त्याग दिए। जब कोई व्यक्ति मरता है तो यह माना जाता है कि उसने अपनी आत्मा, अपने शरीर जो शरीर के अंदर आत्मा होती है ना, उसको छोड़ दिया है, मतलब कि उसने गिव अप द गोस्ट कर दिया है। गोस्ट यहाँ पर हम आत्मा से, स्पिरिट से रिलेट करेंगे कि उसने गिव अप कर दिया है, आत्मा निकलकर ऊपर चली गई है, मतलब कि मर चुका है आदमी, बंद पड़ गया है कोई चीज़, ठीक है। जैसे इसकी भी आत्मा बाहर निकल कर चली गई है। तो आपकी आत्मा ने, आपकी स्पिरिट ने, आपकी सोल ने गिव अप कर दिया है, मतलब कि मर गए हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा गिव वे। अभी गिव अवे बताया था मैंने, है ना। गिव अप आपको पता होगा, गिव अवे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसी गिव वे है, इसका मतलब होता है कोलैप्स, मतलब कि ढह जाना, रास्ता देना, ठीक है। गिव वे मतलब कि रास्ता देना है तो डायरेक्ट मतलब पढ़कर ही पता लग रहा है, लेकिन गिव वे कोलैप्स हो जाना, ढह जाना, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। यह शब्द विशेषकर युद्ध, यात्रा और यातायात के संदर्भ में इस्तेमाल होता है जब किसी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देना पड़ता है। ये तो ईजी इसकी मतलब इस वाले का हो जाएगा, पढ़कर डायरेक्ट पता लग रहा है। शुरुआत में इसका प्रयोग भौतिक रूप में होता था, जैसे कोई पुल, दीवार, संरचना दबाव में आकर टूट जाना या फिर गिर जाना। बाद में इसका भावार्थ विस्तृत हुआ और मानसिक भावनात्मक संदर्भ में भी यूज़ होने लगा, जहाँ किसी व्यक्ति समूह का दबाव और चुनौती के सामने झुक जाना दर्शाया जाता है। तो ढह जाना, कोलैप्स हो जाना, ये मतलब इमोशनली भी मतलब फीलिंग्स के सेंस में भी यूज़ होता है और मतलब कि फिजिकली भी कह सकते हैं, मतलब किसी चीज़ का ढह जाना, कोलैप्स हो जाना, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब है, अगेन वही कहूँगा, याद होती है ठीक है, वरना आप फ्रेजल वर्ब के लिए इसको छोड़ कर रखें, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है गिविंग ए फॉल्स अलार्म। पढ़कर ही पता लग रहा है, कोई आपको फॉल्स अलार्म, झूठा कोई चेतावनी दे रहा है। ए सिचुएशन व्हेन पीपल रॉन्गली थिंक दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। झूठी चेतावनी देना, जैसे जैसे आग या फिर अन्य आपातकालीन अलार्म सिस्टम विकसित हुए। झूठे अलार्म का मतलब हुआ गलत समय पर या फिर बिना कारण अलार्म बजाना, जिससे लोग अनावश्यक रूप से घबरा जाते थे। तो गिविंग ए फॉल्स अलार्म मतलब कि झूठी चेतावनी देना। इमेज देख सकते हैं, ये मतलब झूठी चेतावनी दे रहा है। कहानी भी थी एक वो, ठीक है, जंगल में मतलब वो चिल्लाता था शेर आ गया, शेर आ गया, तो कहीं ना कहीं वो मतलब कि फॉल्स अलार्म को देता था। नेक्स्ट इडियम है नाश योर टीथ। अब एक्सप्रेस रेज, दांत पीसना, गुस्सा जाहिर करना। अब जो बाइबल से निकला है, जहाँ पर क्रोध, दुख, अत्यंत पीड़ा व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। नाश जो है इसका मतलब होता है दांत पीसना, कड़कड़ाना, जो कि अत्यधिक आक्रोश, तनाव की स्थिति को, भावना को दर्शाता है। तो नाश योर टीथ, तो आप देख सकते हैं टीथ आ रहा है, उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि दांत बीच लिए किसी ने, है ना, दांतों को दिखा रहा है। तो एक्सप्रेस रेज, ये मज याद रखें, मतलब कि गुस्से में ये दांत पीस रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम है गो अगेंस्ट द ग्रेन। इडियम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इमेज देख सकते हैं इसकी, ये भी इंटरेस्टिंग है और सब चीज़ बता देगी, हिस्ट्री तो है ही। समथिंग इन कन्फ्लिक्ट विद वंस वैल्यू सिस्टम, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, जो आप नॉर्मली करते हैं उससे अलग चीज़ें करना। लकड़ी की संरचना देखो, लकड़ी, जैसे ये लकड़ी का कोई तख्ता है, इसमें ये इस तरह की मतलब इस तरह की लाइनें होती हैं, आपने कई जगह देखी होगी, ठीक है, इस तरह की। तो इनको ग्रेन बोलते हैं। लकड़ी में ग्रेन वह प्राकृतिक रेखाएं होती हैं जो लकड़ी की रेशों की दिशा को दर्शाती है, सीधी, बिल्कुल ऐसी तो नहीं है कोई, ठीक है, तो ऐसी है ना, आप देख सकते हैं। और
जब लकड़ी के रेशों के विपरीत दिशा में कोई काम किया जाता है, मतलब कि उसको घिसा जाता है, उसको काटा जाता है, जैसे रेशे तो ये रहे, अगर इसको ऐसे ही घिसा जाएगा तो ये ईजी पड़ेगी, लेकिन अगेंस्ट इसको ऐसे काटा जाएगा या फिर ऐसे घिसा जाएगा, जैसे काटना या घिसना, तो वह कठिन और असहज होता है, क्योंकि वह लकड़ी की प्राकृतिक दिशा के अगेंस्ट है। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत होना, इसका मीनिंग डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ नॉर्मली होती है, हम नॉर्मली ऐसे घिसते हैं, ऐसे काटते हैं, अब उसको अगेंस्ट काटा जा रहा है तो वो दिक्कत देगी, मतलब कि उसके हमारी जो नॉर्मल चीज़ है उसके हम विपरीत जा रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा गो एट इक्वल्स स्पीड। डायरेक्ट पढ़कर पता लग रहा है कि आप किसी चीज़ के इक्वल बराबर बराबर चल रहे हैं, कीप अप विद, साथ चलना। ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं, ट्रेन की स्पीड बहुत कम है तो सभी मतलब बराबर स्पीड से बराबर बराबर चल रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है गो बेली अप, मतलब कि गो बैंकरप्ट, दिवालिया निकलना, पूरी तरह से असफल होना। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, मछली से जुड़ी हुई है, जैसे इसका तो वैसे गो बेली अप, पेट के बल ऊपर आ जाना, इसका पढ़कर ही आपको पता लग रहा है। बेली का मतलब मैंने आपको बताया था, बेली पेट, मतलब जैसे अभी फायर ऑन बेली था, है ना। तो जैसे ये है, यह तस्वीर मछली या फिर अन्य जीवों के मरने पर पानी की सतह पर उल्टा लेटने की घटना से आई है। जब जैसे मछली होती है ना, जब मर जाती है तो ये पेट को, मतलब जो पेट होता है वो पानी की सतह पर उल्टा, मतलब ये तैरने लगती है, तो वो कहीं ना कहीं मर जाती है। ऐसे में मछली का पेट ऊपर वाली सतह पर आ जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है। समय के साथ यह मुहावरा किसी काम, व्यापार, योजना के लिए पूरी तरह से नाकाम होने के सेंस में यूज़ होने लगा। गो बेली अप, जैसे मछली का जो पेट है वो ऊपर आ जाता है, वो मर जाती है, मतलब कि ख़राब हो चुकी है, मर चुकी है, कोई चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, असफल हो चुकी है। तो ये चीज़ हम अपने अगर डेली लाइफ में ले आएँ तो इसका मीनिंग आराम से आप बता सकते हैं कि पूरी तरह से किसी चीज़ का असफल हो जाना। और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बैंक है, तो बैंकरप्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे इमेज है, इससे भी आप चीज़ों को और एक्सटेंडेड रूप में जैसे कि दिवालिया निकलना से रिलेट कर सकते हैं, बैंक को इसको सोच सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है गो बोंकर्स, मतलब कि बिकम क्रेजी, पागल हो जाना। अब देखो, जो बोंक शब्द है ना, इसका मतलब होता है हल्की चोट लगना है, सिर पर मारना, है ना, बोंक। अब इसी सोच के अनुसार अगर किसी के सिर पर चोट लग जाती है, अजीब व्यवहार करता है, थोड़ा सा पागल वाला, ठीक है, तो गो बोंकर्स कहीं ना कहीं पागल हो जाना, क्रेजी हो जाना, क्योंकि बोंक है, बोंक का मतलब होता है हल्की चोट लग जाना सिर पर। इसलिए बोंकर शब्द का मानसिक अस्थिरता और पागलपन से इसका रिलेशन किया, है ना, इसको रिलेटेड किया गया। तो गो बोंकर्स का मतलब हो गया बोंक, मतलब आपके सिर पर चोट लगी है, आप क्रेजी हो गए हैं, मतलब उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, पागल हो चुके हैं, कहते हैं ना, ये तो पागल हो गया, क्रेजी हो गया है। तो जैसे ये है, ठीक है, उल्टी सीधी बातें करने लगा, सभी मतलब हैरान है, ये क्या हो गया है इनको, मतलब राजा महाराजा हैं। तो ये गो बोंकर्स मतलब कि बोंक हो गया है, इनके सिर पर एक हल्की चोट लगी है, तो ये क्रेजी हो गए हैं, पागल हो गए हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा गो कोल्ड टर्की। इंटरेस्टिंग है, टू क्विट एन एडिक्टिव हैबिट एब्रप्टली एंड कम्प्लीटली, मतलब किसी जो आपकी आदत है उसको एकदम छोड़ देना, एकदम छोड़ देना। ठीक है, जैसे ड्रग्स और शराब पीने की आपकी आदत है, उसको आप अगर एकदम छोड़ दें, अगर लोग अचानक नशा छोड़ते हैं तो उनके शरीर में ठंड लगना, पसीना आना, कांपना जैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं। उनकी त्वचा कैसी हो जाती है, फटी हुई टर्की जैसी, जैसे फटी हुई टर्की का मांस होता है ना, ऐसी उनकी त्वचा हो जाती है, इसलिए इस स्थिति को गो कोल्ड टर्की कहा गया। अब देखो, टर्की होता क्या है, टर्की होता है एक नॉर्थ अमेरिकन बर्ड है, टर्की मीट होता है, इसका मीट बहुत ज़्यादा फेमस है नॉर्थ अमेरिका में। सिंपली कॉल्ड टर्की इज़ ए मीट ऑफ द टर्की बर्ड, ए लार्ज पोल्ट्री नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब कोई अपनी कोई आदत है, कोई ड्रग्स की, शराब पीने की आदत है, एकदम छोड़ देता है तो उसको मतलब वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, ठंड लगनी शुरू हो जाती है, पसीना आता है, कांपने लगता है, और उसकी जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, स्किन है, वो फटी हुई टर्की के मांस जैसी दिखने लगती है, जैसे ये है। ठीक है, इसके मांस जैसी, ये नहीं, मैंने तो ये मतलब रेफरेंस के लिए दिखाया है कि टर्की ये है, टर्की बर्ड है, इसके मांस जैसी दिखने लगती है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, गो कोल्ड टर्की, मतलब कि ठंडी हो जाती है और टर्की के मांस जैसी हो जाती है। तो आपने कोई जो अपनी एडिक्टिव हैबिट है वो अचानक से छोड़ दी है, एब्रप्टली, एक कम्प्लीटली छोड़ दी है, उसको एकदम से छोड़ दिया, पूरी तरह से क्विट कर दी है। इस तरह से आपको इसको रिलेट करना है। नेक्स्ट इडियम है आज का हमारी वीडियो का लास्ट इडियम, गो डाउन इन फ्लेम्स। ये भी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हिंडनबर्ग आपने सुना होगा, हाइड्रोजन वाला, है ना। फेल कम्प्लीटली, टू फेल माइजरेबली, मतलब कि पूरी तरह से विफल होना।
हिंडनबर्ग एक विशाल जर्मन हाइड्रोजन भरा एयरशिप था, जैसे ये देख सकते हैं हिंडनबर्ग। आपने कहीं ना कहीं वीडियो ज़रूर देखी होगी यूट्यूब पर, मतलब काफ़ी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री वगैरह काफ़ी चीज़ बनी हुई है। यह 6 मई 1937 को न्यू जर्सी अमेरिका में उतरते समय इसमें मतलब उतर ही रहा था। ये वीडियो मैंने भी देखी है, उतर ही रहा था और मतलब कुछ सेकंड में, क्योंकि हाइड्रोजन थी इसमें आग लग जाती है और कुछ सेकंड में यह गिरकर पूरी तरह से तबाह होकर नीचे गिर जाता है। उतरते समय आग की लपटों में गिरकर नष्ट हो जाता है। हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी और यह घटना पूरी दुनिया में रेडियो अखबारों के जरिए प्रसिद्ध हो गई थी। इस हादसे के बाद गो डाउन इन फ्लेम्स वाक्यांश बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब कि नीचे आना, फ्लेम्स में, आग की लपटों में नीचे आना किसी चीज़ का, तो फेल कम्प्लीटली। देखो ये इसके अंदर पूरे के पूरे अंदर इसमें एक स्ट्रक्चर था, इसमें बीच में ही जैसे मान सकते हैं नीचे ही या फिर बीच में कहीं इसमें मतलब बैठने के लिए स्पेस होता था, बाकी ये पूरा का पूरा ब्लैंक था। इसमें हाइड्रोजन भरी थी, उस तरह से ये उड़ता था। ठीक है, अब इसमें एक जगह कहीं इसके कंपार्टमेंट में आग लगी, इसमें पूरे में ये मतलब किसी अगर हार्ड चीज़ है कोई, उसको जलने में टाइम लगता है, ये भाई साहब सेकंडों में ही ख़त्म होकर नीचे आ गया था। ठीक है, देख सकते हैं आप इमेज, मतलब इसकी शायद ओरिजिनल इमेज भी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो गो डाउन इन फ्लेम्स ये हिंडनबर्ग से आपको रिलेट करना है, मेरे हिसाब से क्रिस्टल क्लियर आपके एडीएम हो चुका होगा। सो एडीएम हमारे यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 100 एडीएम के साथ। बाय बाय।